हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से फाइनली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग नए हैं इस मीटिंग के अंदर और कुछ काफ़ी लोग हमारे पुराने हैं जो लोग मुझे जानते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो स्लाइडली दे देता हूँ। माई सेल्फ योगेंद्र वर्मा, मैं स्टार हेल्थ में सेल्स मैनेजर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्स टेक्निक्स के ऊपर है। सेल्स टेक्निक्स बहुत सारी चीज़ों के साथ इन्वॉल्व करती है कि सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है सेल्स टेक्निक का। शुरू से लेके एंड तक क्या क्या चीज़ें आपने अपने अंदर चेंज करनी है, अपने अंदर लेके आनी है और उसके साथ साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जिससे आपका रिजल्ट निकलेगा, वो सारी चीजें सेल्स टेक्निक के अंदर आती हैं। तो कुछ भी करने या नहीं करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें आपको समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बेसिक सी चीज समझा देता हूँ। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ये एक बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन आप लोगों को समझाने और बताने की जरूरत जो मुझे लगती है कि जब तक आपको इतनी मेहनत करनी है, जब तक आपका रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं वो ना आए, तो वो एक मजा आ जाए। अगर मेहनत आदत बन जाएगी ना, तो कामयाबी अपने आप मुकद्दर बन जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग भी इस बात को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम है और दूसरा है दृढ़ संकल्प। यस और नो, मैं समझा पा रहा हूं आपको अपनी बात? ये जेन्युइनली यस सर। वो चीजें हैं जो आपको अपने अंदर लेके आनी है, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल है ना, उनका कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। उसके लिए आपको रेगुलर कंटिन्यूस आपका वर्किंग करना पड़ेगा। जो लोग कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हैं उनके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। जो लोग डिफरेंट लेवल पे थोड़े टाइम तक मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे काम में आ जाते हैं, तो वो किसी तरह से। आपको एक पानी की कहावत सुनी है काफी लोगों ने, मैंने पहले भी एक बार एक स्टोरी आप लोगों को गाइड करी थी। पानी का एक टेम्परेचर होता है एक्सट्रीम, जिसमें उबाल आता है। 112 डिग्री का टेम्परेचर होता है। 112 डिग्री जब तक हीट क्रिएट नहीं होगी तब तक पानी का उबाल नहीं आता है। लोगों को पता है या नहीं पता है? यानी कि जब हम लोग मेहनत करते हैं, कई बार हमारी मेहनत 110 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं और हम उस चीज से पीछे हट जाते हैं। कई बार तो हम इतने क्लोज होते हैं, 111 डिग्री टेम्परेचर तक अपने आप को हीट करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बावजूद उस लाइन को छोड़ के दोबारा किसी और काम में शुरू कर देते हैं। तो फिर हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है उस लेवल की, उस तरह की हीट लाने के लिए। सेम चीज मैं आपको बोलता हूँ, सक्सेस इट्स नॉट ए माइलस्टोन। सक्सेस एक रेगुलर जर्नी है जिसको आपको कंटिन्यूस फॉलो करना है। जो लोग उसको मेंटेन कर पाते हैं ना, वही लॉन्ग रन तक इसको सरवाइव कर पाते हैं। एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मुझे देख के। तो आज हम लोग टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। सेल्स टेक्निक्स क्या होती है, इसके अंदर क्या चीजें ऐसी हैं जिसका आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। सेल्स टेक्निक्स का मतलब सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, उसके अंदर ओवरऑल चीजें आएंगी जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते भी होंगे, उन सब चीज़ों को मैनेज भी करते होंगे, और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस अपने करियर को बहुत लाइटली लेते हैं। तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को लाइटली ना लेके फुल फ्लैश तरीके से लें। लॉन्ग रन का करियर के हिसाब से लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। जैसे मैंने क्या टेक्निक्स निकाली हैं, क्या वर्किंग निकाली है आप लोगों के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं। 4 पॉइंट है जो मेरे हिसाब से 4 पार्ट्स ऑफ सेल्स टेक्निक्स। किसी भी बिजनेस को करने के लिए और खासकर इस बिजनेस को करने के लिए आपको 4 टेक्निक्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और उसी के साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों का उस लेवल तक होना चाहिए जिसमें कि किसी के सामने भी आप हेजिटेट ना करें। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना शानदार होना चाहिए कि जब भी आप किसी कस्टमर से मिले, चाहे वर्चुअली मिले या फिजिकली मिले, दोनों केस में सामने वाला आपको प्रोफेशनल एजेंट की तरह देखने वाला होना चाहिए। दैट इज आई फील, मुझे लगता है कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको होना चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्ट की साउंड नॉलेज। नॉलेज नॉट कंसर्न अबाउट योर प्रोडक्ट, मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट की नॉलेज भी रखनी है, ताकि आप कंपेयर कर सके, बता सके कि हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, हमारी पॉलिसी, हमारी कंपनी क्यों अच्छी है। दैट इज गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। इसके डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे अभी। पहले फिर जो बेसिक 4 चीजें हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं जिसको हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें वो आइडियाज पुराने लगने लगते हैं, अच्छे नहीं लगते और हम उनको चेंज कर देते हैं। लेकिन मेरे मानना है आज भी ट्रेडिशनल तरीके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए।
वो क्या तरीके हैं उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट 4 जो बहुत ही आजकल का नया टेक्निक है जिसे बोलते हैं ऑनलाइन करंट लेटेस्ट वर्किंग, जो टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन में इतने सारे नए वेरिएंट आ गए हैं, यू नेवर नो क्या क्या तरीके हो सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के, लीड्स निकालने के और बिजनेस जनरेट करने के। वो सारे तरीके आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है पेन पेपर लेके रख लीजिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। कुछ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, जैसे भी आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को चेंज करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है और आपको भी करना ही पड़ेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक रेगुलर प्रोसेस है जो आपको रेगुलरली करना है। जिस तरीके से भी आप करेंगे, को इनिशिएट करना है, प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूट करना है और क्लोज करना है, रेगुलरली कुछ ना कुछ अपने अंदर अपडेट करते रहिए। अपने अपना पैटर्न एक मत रखिए। जैसे कि आप लोग मुझे देखते हैं, मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ कि मैं सर्दियों में अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता था, मीटिंग करता था, तो आप देखते होंगे मैं कोट या पैंट में होता था और आपका साथ टाई लगा के रेगुलरली मीटिंग में इन्वॉल्व होता था। लेकिन जैसे ही गर्मी आई तो मैंने अपना पैटर्न चेंज किया, मैं हाफ शर्ट्स के अंदर आया, उसके अंदर टाई मैंने यूज करी। अभी थोड़ा कोजी मौसम है तो मैंने ये बास्केट यूज करना शुरू किया, कभी टाई कभी कुछ, कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। कुछ लोग फेस पे भी वेरिएशन करते हैं, कुछ दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग यहाँ फ्रेंच रखते हैं, अलग अलग तरीके से प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश करते हैं। पहले ग्लास नहीं लगाते थे, अब प्रोफेशनल लगने के लिए ग्लास यूज करते हैं, स्पेक्स यूज करते हैं। ये कई सारे ऐसे वेरिएंट हैं जिससे आपको डिफरेंट लुक अपनी तैयार कर सकते हो। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ, ड्रेसिंग सेंस विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप कभी भी किसी भी कस्टमर से मिले, चाहे वो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट ही क्यों ना हो, आपका लुक उसके दिमाग में ऐसी इमेज बना देना चाहिए कि ही इज प्रोफेशनल एजेंट। अगर मैं इससे कुछ भी बात कर रहा हूँ, करूंगा या करूंगा, पहले आपकी अपीयरेंस से ही पता चलता है कि बंदे के अंदर दम है या नहीं। अगर आपकी अपीयरेंस कैजुअल लुक वाली हो जाए, आप कहीं घूमने फिरने के हिसाब से निकल रहे हैं, जीन्स में निकल रहे हैं, टी शर्ट में निकल रहे हैं, तो शायद वो आपसे कुछ बात करना भी ना चाहे। वो अभी बोल देगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में। लग रहा है मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कनेक्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों को? तो आपका अपीयरेंस इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि वो सामने से आपसे बात करना चाहे। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस, अपनी वेयरिंग सेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो कोरोना है, चल रहा है, खत्म हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लोग अभी फील्ड में निकल रहे हैं, कुछ थोड़े दिन बाद निकलेंगे। लेकिन जब भी आप निकले, आप प्रोफेशनल एजेंट लगने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी भी अपना कैजुअल लुक में आप काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि काम बहुत है मार्केट में, कमी कहीं ना कहीं हमारी खुद की है। हमें अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखनी चाहिए कि वी आर, हम प्रोफेशनल तो हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज कंफ्यूज वाली लगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ना आए, हमारे साथ वो परेशानी वाली चीजें दिखने लग जाएं, तो कितने भी प्रोफेशनल एजेंट बन जाओ, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। अपना फिटनेस होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, और जिस भी चीज को आप बेचने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट के लिए आप बात करने जा रहे हैं, सामने से दिखना चाहिए ये बंदा मेरे से कॉन्फिडेंट है, डर नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, आप जिस आदमी से मिलने जा रहे हैं वो आपसे ज्यादा पैसे वाला है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत पैसे वाला है, या बहुत बड़े लेवल पे है। तो वहां अगर हम लोग डर के, दुबक के या अलग तरीके की प्रेजेंस में जाएंगे कि सर प्लीज प्लीज, बैगिंग करेंगे मीटिंग के लिए, तो वहां गाड़ी नहीं चलने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। कई बार हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं तो उसके रिसेप्शन पे मिलना होता है, किसी से बोलना होता है कि दिस इज माय कार्ड और मुझे इनसे मिलना है। तो वो सीसीटीवी इमेज, उसके बॉस के कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, और वो वहां से चेक कर लेता है कि आया कौन है मेरे से मिलने के लिए। उसके अपीयरेंस से, उसके बैठने से, उसके बात करने के स्टाइल से उसको पता चल जाता है कि ये जो बंदा है मेरे काम का है या नहीं है। लोग पारखी लोग होते हैं ना, व्यापारी लोग होते हैं या बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो लोग ये जज कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज वर्दी फॉर मी और नॉट। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। आपको हमेशा ऐसी अपीयरेंस रखनी है अपनी कि कोई भी मिले, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। चाहे बॉस मिले, उसकी असिस्टेंट मिले, उसका ऑफिस कोलीग मिले, और किसी के थ्रू भी आपका रेफरेंस जाए, तो वो हमेशा आपको वेल कॉन्फिडेंट बंदा बताए। ये आपको दिमाग में लेके चलना है पहले दिन से ही। जब घर से निकल गए तो आप प्रोफेशनल दिखने चाहिए,
नो कैजुअल, नो इनकॉन्फिडेंट। फेस पे ना कामनेस होनी चाहिए। कई बार टेंशन में भी हम लोग होते हैं, तो बस जैसे भी करके इसको क्लोज करना है, इससे मिलना है, इससे बात करनी है, लेकिन हमारे फेस पे वो स्माइल वाली चीजें भूल जाती हैं। हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं दिखते, रिलैक्स नहीं दिखते। हमें काम का बहुत प्रेशर होता है, या हमारे साथ हमारी ईएमआई चल रही होती है, घर में कोई टेंशन होती है, या किसी को पैसा देना होता है, लेना होता है, तो कहीं फेस पे वो फील नहीं आता। परेशान आदमी से ना कोई नहीं मिलना चाहता, ये मैं आपको गारंटी करके बोल देता हूँ। अगर आप रोते हुए मिलो, किसी को परेशानी बताते हुए मिलो, सब आपका उस टाइम तो हो सकता है आपको सिंपैथी गेन करें, लेकिन उसके बाद पीछे से गालियां ही देंगे। कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहता। हेल्दी व्यक्ति के साथ, खुश व्यक्ति के साथ, कॉन्फिडेंट व्यक्ति के साथ हर आदमी बिजनेस करना चाहता है, हर आदमी कुछ ना कुछ शेयरिंग करना चाहता है। परेशान आदमी से हर आदमी दूर भागता है। तो प्लीज डोंट बी लाइक दैट। बात आती है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की। बहुत लोगों को ये मिथ है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मैं बहुत क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बताता हूँ। आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, जो भी लोकल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, चाहे हिंदी यूज करते हैं, मराठी यूज करते हैं, बंगला यूज करते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साउथ के हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपकी कमांड होनी चाहिए। आपकी कमांड आपकी वॉइस में होती है। आप डिपेंड करता है कि आप जिससे भी मिलने जा रहे हैं, आप हिंदी में बात करें, बंगला में बात करें, या मराठी में बात करें, वो बंदा आपके बात करने के तरीके से समझ जाता है कि इसको नॉलेज है या नहीं। को एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंप्रेशन जमाने के चक्कर में ना इंग्लिश में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जो सामने वाला बंदा होता है ना, वो बहुत जल्दी जज करता है कि दिस पर्सन इज कॉम्पिटेंट विद इंग्लिश और नॉट। जैसी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलोगे, उसके बाद फिर आप अपने आप ही लोकल लैंग्वेज में स्टार्ट हो जाते हो, या हिंदी इंग्लिश मिक्स करना शुरू कर देते हो, जिसको इंग्लिश बोलते हैं। का फर्स्ट इंप्रेशन आपकी इमेज डे वन से बना देता है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो और उसी से कंटिन्यू करो। अगर उसको, सामने वाले को आपकी वॉइस समझ में आएगी ना, तो कोई भी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने बात करते वक्त आ साउंड निकालना शुरू कर दिया, या कहीं लैकिंग करनी शुरू कर दी, तो ये समझ जाइए कि सामने वाला बंदा जल्दी जज कर रहा है आपको। यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, यू डोंट हैव प्रोडक्ट नॉलेज, यू डोंट हैव अपना कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट ये की फीचर है। की इसलिए क्यों बोलते हैं इसको? नॉलेज एम्पावर्स ऑफ यू। नॉलेज से ही आप किसी भी चीज में कमांड कर सकते हो। अगर आप जिस पर्पज से जा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस पर्पज से जा रहे हो, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस समझाने के लिए जा रहे हो, और आपको प्लान ही नहीं आता है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेलिंग ही नहीं आती है, तो बताओगे क्या? मैं सर म्यूट कर रहा हूँ, पीछे से साउंड आ रहा है किसी का, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बार बार अनम्यूट मत करिए। अतुल जी अभी भी माइक ऑन है आपका। एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज के लिए बात कर लो, अगर कोई फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के बारे में बात कर रहा है, और अगर आपको वो प्लान आता ही नहीं है, तो आप उसके बारे में बताओगे क्या? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में बात करनी है, फैमिली या यंगस्टर के बारे में बात करनी है, सीनियर सिटीजन प्लान के बारे में बात करनी है, तो वो जब तक आपके अंदर उसकी कमांड नहीं होगी, आप उस प्लान के बारे में ABCD भी बात नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट, जब भी किसी मीटिंग में जा रहे हो, एक बार रिवाइज कर लो, और डेली पढ़ना है अपने प्लान्स को, अपनी रीडिंग को इतना वास्ट कर लीजिए कि कभी भी कोई भी बंदा मिले तो आपको परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो। ये बहुत जरूरी है। नॉलेज का मतलब यही नहीं है सर कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखो। कहीं ना कहीं आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जानना है, कि आपके आसपास कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके कौन से प्लान ऐसे चल रहे हैं जो हमारे प्लान को कंपटीशन दे रहे हैं। हमारा प्लान क्यों अच्छा है, दूसरे प्लान के बारे में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स क्या हैं, जैसे कि 2-3 मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बारे में आपको जानना है। HDFC अर्गो के प्लान के बारे में जानना है, ICICI के बारे में जानना है, अपना बजाज के बारे में जानना है, रेलिगेयर के बारे में जानना है। 2-4 प्रोडक्ट की नॉलेज लेने से नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा। आप बता पाएंगे कि हमारे पास कौन सा प्लान ऐसा है जो इन सारे प्लान को बीट करता है। वो जब ही होगा जब आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे, अपने काम को सीरियसली समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसका रीजन देता हूँ आपको क्यों बता रहा हूँ आपको। या तो सिर्फ 5 घंटे काम कर लो, साल लगा दो, या तो सिर्फ 5 साल लगा दो, या 50 साल जॉब करते रहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ 5 साल इस इंडस्ट्री में सही तरीके से दे देते हो ना, बढ़िया तरीके से बिजनेस में आ जाते हो, फुल फ्लेज या पार्शियली, जैसे भी आप काम कर रहे हो, तो आपको अगले 50 साल पैसिव इनकम बैठा के खा सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी 5 साल नहीं लगाए,
तो फिर बाय डिफॉल्ट आपको जॉब में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी और फिर 50 साल तक घिसना पड़ेगा। दिस इज द ओनली बिजनेस कि सिर्फ 5 साल जेन्युइनली इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, अगले 50 साल बैठ के खा सकते हो, ये मैं आपको गारंटी करूंगा। ये सब चीजें मैं पहले भी समझा चुका हूँ आप लोगों को। इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, उस पर ही बात कर लेते हैं। ये मैंने कंप्यूटर्स की बात कर ली, कंप्यूटर्स के प्रोडक्ट को आप अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। बिलीफ एंड ट्रस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लान भी समझ लिए, कमांड भी हो गई, नॉलेज भी हो गई, लेकिन अपनी कंपनी के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है। यही नहीं पता क्लेम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों अच्छा है, इसकी सर्विसेज कैसे काम करती है, कितनी पुरानी कंपनी है, कितने साल से काम कर रही है, कितना टर्नओवर है कंपनी का, कितना % क्लेम रेशियो है, कौन से प्लान में कैशलेस होता है, रीएम्बर्समेंट प्रोसेस क्या होता है। ये बिलीफ आपको अपने कस्टमर से हैंडल कराने में बहुत हेल्प करेगा। जिन लोगों को अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होता है ना, वो लोग सामने भी हल्की बातें करते हैं। हल्की बातें समझते हो? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में। जैसे कि अंकित जी, मैं आपसे मिलने आया, मीटिंग करने के लिए आया, और मीटिंग करते वक्त अगर मेरी वॉइस में दम नहीं है, मैं आपको कंपनी के बारे में अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, कंपनी के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ प्लान बता के आपको पॉलिसी बेचने की कोशिश करी, और आपने स्टार के बारे में कुछ नहीं सुना है, क्या आप कभी पॉलिसी लेंगे? क्या अंकित जी अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं नरेश जी नहीं 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 लेंगे। नहीं तो लेंगे क्योंकि बिलीफ कैसे आएगा, ट्रस्ट कैसे आएगा? जब तक मैं कंपनी के बारे में कंपनी कुछ पे। अच्छी चीजें नहीं बताऊंगा, कंपनी कितना बड़ा क्लेम सेटलमेंट करती है, कितनी बड़ी कंपनी है, पहली कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस करती है, तो सामने वाले को ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? कन्वे कर पा रहा हूं मैं आपको अपनी यस बात? सर। तो यस यहाँ सर। आपको काम करना पड़ेगा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, उन इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी। कोई भी कस्टमर ना प्लान नहीं खरीदता, वो पहले आपको खरीदता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस को खरीदता है, आपके आप अपने आप को बेचते हो तब कोई पॉलिसी बिकती है। इंश्योरेंस इज द ओनली प्रोडक्ट जिसमें फिजिकली कुछ नहीं मिलता कस्टमर को, और सबसे मुश्किल होता है इंश्योरेंस बेचना। जो लोग इंश्योरेंस बेच लेते हैं वो कुछ भी बेच सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? एनीबडी? कहीं कोई यस डाउट सर। है कुछ है, या मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ तो प्लीज बोल सकते हैं। ओके, थैंक नो यू। सर। तो प्लीज ये चीजों पे बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए कि हाँ, मैं जो चीज कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये कंपनी मुझे कभी दगा नहीं देगी, और ये कंपनी मेरे कस्टमर्स का टेकिंग केयर करेगी। इस कंपनी के साथ मेरा विश्वास है, बिलीफ है, ट्रस्ट है, जो मैं आगे अपने कस्टमर्स को आगे दूंगा, कंटिन्यू करूंगा। लोग ना बिलीव करिए, सिर्फ बेचू टाइप के सेल्स पर्सन होते हैं, उनका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मर्जी पॉलिसी चेप दो, बस बेच दो। ऑलवेज भी कंसल्टेंट, जब तक आप अपने प्रोडक्ट के कंसल्टेंट नहीं बनेंगे तब तक वो पर्सन आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। कंसल्टेंट वो होता है जो अच्छी और बुरी चीजों में डिफरेंसेस बता सके, वो नहीं कि हर रोज सुबह शाम फोन कर रहा है, हाँ जी सर वो पॉलिसी बताई थी, पॉलिसी ले लो यार, वो मेरा टारगेट है, मेरा बिजनेस शॉर्टफॉल हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, प्लीज यार आपकी वजह से मेरा घर चल जाएगा, परिवार चल जाएगा, आपने पॉलिसी ली तो मैं मर जाऊंगा, बिक जाऊंगा। कभी पॉलिसी लेगा कोई? अगर किसी के सामने रोते रहो, सिर्फ सुबह शाम फोन करते रहो, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो, कोई लेगा आपसे नहीं। पॉलिसी? हेलो नो हेलो। सर। नो सर। नो लेकिन सर। वेरी रेयर। आप उससे कंसल्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, उसको वो सब चीजें बताओगे कि मेरी पॉलिसी में, मेरी कंपनी में वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। हमेशा बेनिफिट्स बताने की कोशिश कीजिए, बेनिफिट्स बिकते हैं हमेशा, कभी भी फीचर्स नहीं बिकते। एक एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक पेन है, ये पेन फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं। अगर कोई पर्सन मेरे से पॉलिसी लेता है या ये पेन खरीदता है तो क्यों लेगा? मैं बताऊं, ये पेन है आपका रिनॉल्ड का पेन है, बेसिक पेन है, 50 रुपए का पेन आता है। क्या इसमें ऐसा स्पेशलिटी है? अच्छा सेल्समैन होगा ना, वो गाइड करेगा इस पेन की खूबी, वो क्या बोलेगा, ये पेन आपको इसलिए लेना चाहिए, इससे आपकी राइटिंग मोतियों जैसी दिखेगी। लोग आपसे पूछेंगे सर ये पेन आपने कहाँ से लिया? मैं क्या बता रहा हूँ, इसके फीचर्स नहीं बता रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ। फीचर्स क्या है? सर इसकी प्लास्टिक बॉडी है, इसके अंदर स्टील की कैप लगी हुई है, इसका फ्लो बहुत अच्छा है, ये फीचर्स है। फीचर्स में और बेनिफिट में डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। लोग बेनिफिट्स लेते हैं, फीचर्स नहीं लेते हैं। यस और नो? मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? अगर हम यस। उसको उसकी फैमिली से रिलेट करें, उसको बेनिफिट से रिलेट करें कि कभी कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी भी वजह से एडमिट हो गए,
तो आपका पैसा नहीं लगेगा। दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। हम फीचर से फोकस नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ रिस्टोरेशन है, हमारे यहाँ नो क्लेम बोनस मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है, ये तो सभी जगह मिलता है। लेकिन ये लेने के बाद क्लेम गारंटी मिलेगा, हमारी पॉलिसी लेने के बाद हम आपको वो सारी सर्विसेज देंगे जो कोई एजेंट नहीं देता। दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। नो, समझा पा रहा हूँ मैं अपनी बात? तो प्लीज बी कंसल्टेंट, डोंट बी बेचू टाइप सेल्स पर्सन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों से लोग कंप्लेंट भी करते हैं मेरे को, मेरी भी कंप्लेंट रहती है कि मैं रेगुलर ट्रेनिंग के मैसेज भेजता हूँ, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ काफ़ी सारे एजेंट हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग्स में नहीं आते हैं। मैं उन लोगों को एक बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, लर्निंग नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में अपडेटेड नहीं रहेंगे, अपने कस्टमर्स को वो सब चीज़ें नहीं बता पाएंगे जो आज चेंज हो चुकी। मुझे कुछ लोग बताएंगे, अंकित जी लास्ट मीटिंग में आप कब आए थे, एफएचओ के नए प्लान के बारे में पता है नहीं पता, कुछ नया अपडेशन पता है आया है? सर। पता है। सर ये क्यों पता चला सर अंकित जी आपको? क्योंकि आप मीटिंग मीटिंग में आए, आपने ज्वाइन करी। मैसेज देखे और लोगों को समझा कि ये नया प्लान अपडेट हुआ है, एक बार देख तो लूं। यस और नो? हमारा एफएचओ सबसे ज्यादा यस सर। बिकता है कि नहीं बिकता? अगर वो हम यस लोग सर। अपडेशन में नहीं लेते और पुराना प्रीमियम किसी को बता दें, तो क्या कस्टमर हमारा खराब होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा डेफिनेटली। डेफिनेटली होगा ना। तो ये एक यस बेसिक लर्निंग प्रोसेस है जिसको आपको रेगुलरली फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी मीटिंग में आओ, हमारे यहाँ मनोज है, हमारे यहाँ हिमाक्षी है, मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ और हमारी रेगुलर सारी मीटिंग्स यूट्यूब पे भी डलती हैं। कहीं ना कहीं से अपने आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए ऑन रेगुलर बेसिस। और अभी से आज से हमने स्टार्ट किया है 7 to 8 हम लोग रेगुलर बेसिस पे अल्टरनेट डेज पे मीटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादातर लोग जो दिन में ऑक्यूपेंसी रहती है, इवनिंग में मैक्सिमम अटेंडेंस हो पाए। तो आपको ये रेगुलर अपनी नॉलेज अपडेट करनी है, जिससे आपके स्किल्स डेवलप होंगे। एक एक्सेस की कहानी भी मैं लोगों को बहुत सुनाता हूँ कि अपने एक्सेस को शार्प रखना चाहिए। दो लोग होते हैं, एक होता है कि एक ही एक्सेस से रेगुलरली काम करता रहता है, रोज पेड़ काटता है, तो क्या एक्सेस उसकी काम करेगी 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद? और एक बंदा वो है जो अपने एक्सेस को रोज शार्प करता है, अपनी नॉलेज को रोज शार्प करता है और उसी से पेड़ काटता है। इट मीन्स कस्टमर से मिलता है, कस्टमर से डिस्कशन करता है, तो उसकी नॉलेज ज्यादा बेटर होगी, उसकी एक्सेस ज्यादा शार्प होगी। यस और नो? समझा पा रहा यस हूँ? सर। यस। कम्युनिकेट कर पा यस। रहा हूँ? तो प्लीज बी लर्नर, ऑलवेज बी लर्नर। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ आता है। मैं भी आज भी पढ़ता हूँ, मैं कहूँ कि मुझे सब कुछ आता है, नेवर। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है और मैं सीख रहा हूँ ऑन डेली बेसिस। ट्रेडिशनल वेज क्या है जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही पावरफुल है। अगर हम किसी कस्टमर से मिलते हैं, जब मैं रेगुलर मीटिंग्स किया करता था एजेंट्स के साथ जाके, तो मेरा जो रिजल्ट रहता था, यू विल बी अमेज, 90% इज माई मीटिंग रेशो। मीटिंग रेशो क्या होती है कि अगर मैं किसी 10 कस्टमर के पास मीटिंग करने गया किसी एजेंट के साथ, तो मेरे 9 केसेस मिनिमम उठते थे। दैट इज कॉल्ड रेशो। ये मेरा कॉन्फिडेंस था, मेरे एजेंट का कॉन्फिडेंस था, और वो जब भी ऐसी कोई मीटिंग में जाते थे तो उसको लगता था केस तो उठ ही जाएगा, क्योंकि ये काम करने का तरीका, नॉलेज का तरीका और प्रेजेंटेशन का तरीका था। मेरे का इतना बड़ा इफेक्ट होता है जो किसी भी चीज का नहीं होता, चाहे हम कितने भी अच्छे ऑनलाइन प्रोसेस में इफेक्टिव हो, लेकिन मीटिंग से जो इफेक्ट आता है ना, वो किसी चीज से नहीं आता। मैं आज भी मानता हूँ, बशर्ते आपको वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा जेन्युइनली वो आपके साथ लगाए, चीजों को समझे, आपसे आर्ग्यूमेंट करे, आपसे डिस्कस करे। गालियां भी देनी है कंपनी के प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को, तो दे, खुल के दे, बताए। और घर पे मीटिंग दे देना तो 99% केसेस हो जाता है कि वो केस उठ जाएगा। ऐसा क्यों लगता है घर पे मीटिंग में और ऑफिस की मीटिंग में फर्क क्यों होता है? कुछ लोगों को पता होगा, आइडिया है किसी को? हेलो हेलो, पीयूष जी, नरेश जी। वाइफ, हाँ, सभी मेंबर होते हैं सर, वाइफ। फैमिली मेंबर होते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो लाइफ की मीटिंग हो, चाहे वो हेल्थ की मीटिंग हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ इमोशनली चीजें अटैच हो जाती हैं। आपको बस घर जाके उनकी प्रेजेंस को, उनके आर्किटेक्चर को, उनके फर्नीचर को पहले जाके अप्रिशिएट करना है, विश करना है। बेटा आप कौन सी क्लास में विश रहते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? आजकल तो वर्क फ्रॉम, आपका भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी। ये सर नो, बच्चों से पूछते हैं ना, वाइफ से पूछते हैं ना, मैडम आपका काम तो बढ़ गया होगा, आजकल लॉकडाउन है, हस्बैंड घर पे ही काम कर रहे हैं, काम ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे, तो हर रोज नई फरमाइशें रहती होंगी। बच्चे को जाते हैं, किसी मिलते हैं तो चॉकलेट, टॉफी या कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते होंगे। ये सो नो, ये सिखाया जाता है ट्रेनिंग्स के अंदर। जो लोग पुराने एजेंट हैं, जो लोग जानते हैं लाइफ के काम को, तो ये वो हमेशा यूज करते हैं। किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोई गिफ्ट बच्चे के लिए रख के लेके जाते हैं, उनके बैग में हमेशा होता है। ये सर नो, ये प्रैक्टिस में है या नहीं? जो लोग नहीं करते प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। आने के बाद जब हम लोगों को लाइव एग्जांपल्स बताते हैं, चीजें समझाते हैं
कि किसी के घर में ऐसा ऐसा हो गया और हमने उसको हेल्प किया, उसका कोरोना का क्लेम दिलवाया 2 लाख 3 लाख 5 लाख का, सर आपके पास कितने का प्रोटेक्शन है? अभी थर्ड लेयर आने की प्लानिंग हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है थर्ड लेयर आएगी, तो लोगों को लगता है नहीं लगता कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? या तो उन वेज के ऊपर बात कर लेते हैं। जी थैंक यू। वो वेज क्या हैं जो मुझे लगते हैं बहुत आज भी इफेक्टिव हैं, क्योंकि कोरोना आता जाता रहेगा, अभी कोरोना गया नहीं है, वो सब चीजें हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों को यही नहीं पता काम क्या करना है। गोल्स 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। और गोल्स ऐसे होने चाहिए जिसकी टाइम फ्रेमिंग हो, स्पेसिफिक हो, मिजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और एट लास्ट टाइमली हो। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता गोल सेटिंग क्या होती है, काम करना है, कितना करना है ये नहीं पता। अंकित जी, विवेक जी, नरेश जी या और भी जो लोग मीटिंग में हैं, एक जनरल बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जल्दी से पूछना चाहूंगा फटाफट, आप कहाँ रहते हैं? कोई भी एक पर्सन अपना अनम्यूट करके बताए, कौन सी लोकेशन में सर रहते हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर रहते हैं। और आपको अगर यस गोवा जाना है, गोवा आपके घर से दूर होगा, यस सर। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे आउट आपको लेना पड़ेगा। जाने के लिए यस सर। आपको बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है या बाय एयर जाना या है? यस और बाय। नो? आपको रूट मैप बनाना यस पड़ेगा सर। कि नहीं बनाना पड़ेगा? यस सर। यस या सर। घर से निकलने के बाद सोचेंगे कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं? नहीं, एडवांस ही सर। यस सर, प्लान। स्लाइटली प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। यस और नो? यस। यस सर। बहुत बेसिक चीज मैंने आप लोगों से पूछी है। अब मुझे ये बताइए, जो लोग काम कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ में या किसी भी इंश्योरेंस में, उन्हें ये तो पता नहीं है कि करना कितना है। बस करना है, काम करना है सर, बहुत अच्छा करना है, बहुत बढ़िया करना है। कितना बढ़िया काम होगा उनका, कोई बताएगा? अगर उसको यही नहीं पता होगा मुझे काम कितना करना है, मेरा गोल सेटिंग क्या है, मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर मैनेज करना है, मीडियम टर्म में करना है या लॉन्ग टर्म में करना है, मुझे इस जॉब से बाहर आना है या मुझे अपना पैसिव इनकम क्रिएट करनी है। अगर कोई वर्किंग ही नहीं है, कोई आप बनाया ही नहीं है आपने करने के लिए कुछ, कुछ अचीव होगा क्या? गोवा के लिए आप निकल रहे हो, गोवा पहुंच जाओगे क्या? हेलो हेलो। नो सर। नो। मैं आपको गारंटी करता हूँ सर, मैक्सिमम एजेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं, अपने गिरेबान में खुद झांकिएगा। आप मुझे ये बताइए कि आपने गोल सेटिंग करी है क्या? कुछ भी किया है क्या? इस महीने कितना करना है, इस साल कितना करना है, अगले 3 साल में कितना करना है और अगले 5 साल में कितना करना है? किसी ने कुछ लिखा है क्या? नहीं किया। नो सर। हमें अपनी गोल सेटिंग नहीं करनी चाहिए? हाँ, यानी टारगेट पहले तय तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कम वर्क हो पाता है सर। हमें काम करना है और ये नहीं पता कितना काम करना है, तो कभी ज्यादा काम होता है क्या? नहीं हो पाता सर। अभी आपको वही बता रहा हूँ। जो लोग भी इस प्रोफेशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए 3 फॉर्मेशन अपने आपको सेट करने पड़ेंगे। मैं आपको एक बेसिक लॉजिक समझा देता हूँ। जो ये गोल सेटिंग होती है ना, इन 6 चीजों के ऊपर ही होती है। जो इन 6 चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे तो वो लोग इसको मैनेज कर पाएंगे, जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो परेशान रहेंगे। 6 चीजें नोट कर लीजिए। स्मार्ट, SMART। ठीक है, और टाइम फ्रेम कर लिया 5 साल। आज की पोजीशन क्या है मेरी, आज मैं कितना प्रीमियम महीने का उठाता हूँ, वो स्पेसिफिक है या नहीं, वो मीजरेबल है या नहीं, वो अचीवेबल है या नहीं। नॉन रियलिस्टिक फिगर अगर आप उठा लेंगे कि मुझे इतना करना है, तो वो भी कभी भी सही टारगेट नहीं होता है। आपको अपनी एफिशिएंसी खुद पता है कि आप महीने का 2 लाख का काम करते हैं, 50,000 का करते हैं, 25,000 का करते हैं। मुझे 25 से 50 तक पहुंचने में एक बार को मैनेज हो सकता है, लेकिन 25,000 को 5 लाख में महीने में कन्वर्ट करने में या 50 लाख महीने में कन्वर्ट करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब भी नहीं होगा। 25,000 वाला बंदा 50 लाख रुपए महीने का काम नहीं कर सकता। ये सुन नो, मैं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात? तो अपना जो टारगेट जो सेट करें, वो इस तरीके से सेट करें कि उसके लिए आप टाइम कितना लगाएंगे, उसके लिए क्या वर्किंग आपकी है, क्या स्ट्रेटजी है। अगर आपने 3 महीने का टारगेट ले रहे हो, 1 महीने का ले रहे हो या 1 साल का टारगेट ले रहे हो, तो उसको 6 महीने में, क्वार्टरली में और महीने में
एक बार कैलकुलेशन बना लीजिए। अनवायबल गोल्स नहीं होना चाहिए आपका, और उस गोल्स के लिए अपने मेंटर के साथ, मेरे साथ, हिमांशु के साथ डिस्कस करिए कि मुझे इतना करना है, मुझे 25 लाख करना है इस साल, मुझे 50 लाख करना है, मुझे 10 लाख करना है। आप मुझे बताइए मुझे क्या क्या करना है, आई विल गाइड यू। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं वो सारे तरीके आज भी बताने वाला हूँ और आगे भी बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये गोल सेट करना, करंट महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है। जो लोग भी जॉब में हैं, मैक्सिमम लोग होंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं अगर आप 5 साल इस बिजनेस को, इस काम को सही तरीके से दे दो, तो अगले 50 साल आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा करके करते रहो, आपकी नौकरी भी चलती रहेगी और आपका एक काम भी चलता रहेगा। कभी भी नौकरी से बाहर नहीं निकल पाओ। एक बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में कहीं भी प्रसिद्धि दिला सकता है, आपको नाम दिला सकता है। कभी आपने सुना है कोई बंदा जॉब कर रहा हो और वो किसी उद्योगपतियों की लिस्ट में हो? यस सर नो? कोई बंदा बता सकता है कि अमीर आदमियों की कैटेगरी के अंदर आता है जो बंदा जॉब कर रहा है? सुना है कभी किसी ने? कोई बता नो सकता है? नहीं नहीं। अमीर आदमियों की गिनती में कौन लोग आते हैं? जो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हैं, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। मैंने गोल सेटिंग को लेके बहुत ज्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले गोल सेटिंग फॉरमोस्ट थिंग सबसे पहले करनी है आपको। आप आगे बताता हूँ ट्रेडिशनल वेज क्या है जो हम लोग कुछ कर भी रहे होंगे और कुछ लोग इसको इग्नोर कर रहे होंगे कि क्यों पैसे खर्च करें। मेक ए लिस्ट ऑन रजिस्टर, ये बहुत पुराना तरीका है लेकिन लोग नहीं करते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ 90% लोग सिर्फ अपने मोबाइल से भी अगर उनको बोला जाए कि रजिस्टर में पेन डाउन करके उनकी लिस्टिंग बना लीजिए, नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये टाइम वेस्ट चीज है, इसको करने से कुछ काम नहीं होगा, मेरा टाइम खराब हो रहा है। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ अगर आप लोग सीरियस होकर सिर्फ ये लिस्टिंग ही बना लेना। मेरे फोन में 18,000 नंबर है, मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, मैं खुद नहीं बना पाता क्योंकि 18,000 नंबर्स को नोट करना, नाम लिखना और उसके आगे फॉलोअप लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आप लोग हैं, किसी के 500 नंबर होंगे, किसी के 200 नंबर होंगे, किसी में 5,000, 2,000, 1,000 नंबर होंगे। आप रोज 100 200 नंबर भी लिखने शुरू कर दिए ना आपने, तो आपको उसका ट्रैकिंग करना इजी हो जाएगा। ट्रैकिंग क्या करनी है? किससे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई, किससे मेरी एसएमएस पे बात हुई, किसको मैंने कॉल किया, किसने कब मीटिंग का टाइम दिया, वो सब चीजें हम रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। बट मोबाइल ऐसी गंदी आदत हो गई है, हम सब मोबाइल के डिपेंडेंट हो गए हैं। आपको याद होगा जब मोबाइल शुरू शुरू में आया था, स्मार्टफोन नहीं होता था, तो मैक्सिमम नंबर हमें टिप्स पे याद होते थे, या जब घरों में लैंडलाइन नंबर लगे हुए होते थे तो हमें अपनी डायरी बनानी पड़ती थी, लेकिन हमें नंबर टिप्स पे याद होते थे अपने रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, परिवार के। यस और नो? आज किसी के नंबर याद होते हैं क्या हमें? नहीं। बिल्कुल नहीं। आज क्या ढूंढते हैं हम? वाइफ का भी नंबर ढूंढना होता है ना कभी कभी, तो फटाफट मोबाइल में डाल के देखते हैं उसका पहला अल्फाबेट लिख के। कुछ लोग वाइफ लिखते हैं, कुछ लोग कुछ और लिखते हैं, अलग अलग नाम देते हैं परिवार में। यस और नो? यस सर। ये हमारी कमी है, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ। आप लोग करते हैं नहीं करते, लेकिन ये शुरू कीजिए। ये ट्रेडिशनल वेज है, बहुत काम का है, इसको इग्नोर मत करिए। आपको कभी बिजनेस की कमी नहीं होने वाली। भगवान दास जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? और बिल्कुल राइट है। जी, इसके अलावा जैसे ही आपके वो नंबर आपके रजिस्टर में आ जाते हैं, तो हर एक नंबर्स के आगे उनको मैसेज करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। बहुत से ज़्यादा एजेंट ऐसे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ, वो भी बता देता हूँ। छुपे हुए एजेंट है। छुपे हुए एजेंट क्या होते हैं? जो अपने लोगों को यही नहीं बताना चाहते कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेचता हूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचता हूँ, मैं मोटर इंश्योरेंस बेचता हूँ। बताना ही नहीं चाहते। उन्हें ऐसा क्या लगता है कहीं उसको पता चल गया तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। अरे भाई, आप जिस बिजनेस में हैं, अगर उस बिजनेस की प्रमोशन ही नहीं करोगे, लोगों को बताओगे ही नहीं, तो ग्राहक अपने आप कैसे चल के आएगा आपके पास? उनको कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आपको अपॉइंटमेंट लेना है, बात करनी है। बोलो मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के लिए आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपके पास कोई भी कंपनी का पॉलिसी चल रहा है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आप मेरे से नहीं लोगे ना पॉलिसी, मत लो। 5 मिनट चाय पीने का टाइम दे दो, सिर्फ 5 मिनट। आप समय चाहिए आपकी फैमिली को एनालाइज करने के लिए, आपके परिवार को एनालाइज करने के लिए। मेरी ट्रेनिंग होती है, मैं यहाँ सीखता हूँ। मैं ये देखूंगा कि आपके यहाँ
एडिक्वेट इंश्योरेंस है या नहीं। एडिक्वेट इंश्योरेंस समझते हैं कि सफिशिएंट इंश्योरेंस आपके पास है या नहीं, चाहे वो लाइफ का हो, हेल्थ का हो या टर्म प्लान हो, कोई भी चीज हो, आप सारी चीजें बेच सकते हैं। जो लोग हेल्थ का लाइसेंस जिनके पास है, कुछ ज्यादातर एजेंट ऐसे भी होंगे जो लाइफ की भी पॉलिसी बेचते हैं, टर्म प्लान भी बेचते हैं, मोटर इंश्योरेंस भी बेचते हैं। आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहां जाने के। क्या करना है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है और अपने रजिस्टर में एंट्री करनी है, किसने कब का टाइम दिया है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। आप जितने मर्जी मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए, मैं आपको गारंटी करता हूँ भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता। लेकिन रजिस्टर को रोज पलटेंगे, आप रोज देखेंगे, तो आप कलर पेन यूज करेंगे, हाईलाइटर लगाएंगे, तो वो दिखेगा आपको कि हाँ इस बंदे ने अपॉइंटमेंट दी थी, रोज का मेरा ये काम है, 100 नंबर नोट करने हैं, 10 लोगों से बात करनी है, 20 लोगों से बात करनी है और उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। ये सुनो सर, 10 मिनट लास्ट में करेंगे सर इसको। विनोद जी माफी चाहूंगा, अभी सेशन थोड़ा सा लंबा है ये, डिस्कशन लास्ट में करेंगे। एक बार 1 to 1 चीजें मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद आगे करेंगे सर जी। आपको कोशिश करनी है इस पे वर्किंग करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने एक बिजनेस के ऊपर थोड़ा खर्चा कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो खर्चा करने में बिलीव नहीं करते। बेसिक चीज समझा रहा हूँ। कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मित्र हैं मेरे साथ, जो अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनवाना चाहते कि उन्हें लगता है कि ये भी कंपनी दे दे। विजिटिंग कार्ड 100, 200, 300, 500 रुपए के बनते हैं। अपना बिजनेस की जिसमें डिटेल हो कि आप ये चीजें बेचते हैं, अपने लिए स्टैंडी बनवाइए, पैम्पलेट्स बनवाइए, बोर्ड्स बनवाइए, पोस्टर बनवाइए, जो भी आप कर सकते हैं। ये सारे वो पुराने तरीके हैं जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ सकता है। अभी कोरोना चल रहा है, मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं हो पा रही है, इट्स ओके लेकिन अगर आपके यहाँ चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं तो मार्केट एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। मॉल्स की, मूवी हॉल्स की, बस टर्मिनल्स की, मेट्रो स्टेशन की, सोसाइटीज अपॉइंटमेंट्स की, किसी भी तरह के पोस्टर, स्टिकर्स अगर लगवा सकते हैं, किसी से 1 to 1 मिलने का मौका मिल सकता है तो प्लीज कीजिए। मार्केट दोबारा से रिवाइव हो रही है। ऐसे हमें पहले लोगों को समझाना पड़ता था ना कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, अब उतना जोर लगा के समझाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कोरोना ने 2 साल में हर बंदे को हिला दिया है। लॉकडाउन ने ये समझा दिया है कि अगर पैसे नहीं रखे बैंक में, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म प्लान पॉलिसी नहीं ली है, तो मेरी फैमिली को बचाने वाला कोई नहीं है। आजकल किसी के भी अकाउंट में 5, 10, 20 लाख, 50 लाख रुपए नहीं पड़े होते, चाहे वो कितना भी बड़ा धरना सेट क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसे प्रोटेक्शन प्लान हैं, ऐसी पॉलिसीज हैं, तो कहीं ना कहीं आप सरवाइव कर जाओगे इमरजेंसी में भी। ये लोगों को आपको समझाना बताना आना चाहिए। जो लोग अभी भी कटाक्ष नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, उन्हें अपनी जुबान निकालनी पड़ेगी। लोगों को रियलाइज कराना पड़ेगा कि अभी तक भी नहीं लिया है, फिर कब लोगे? किसी का इंतजार कर रहे हो कुछ मिसहैपनिंग होने का? समझाना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा खर्चा कीजिए अपने बिजनेस के ऊपर, क्योंकि अगर हम लोग कोई दुकान भी खोल के बैठते हैं ना आज, तो भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का माल भरना पड़ता है। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट मटेरियल पे खर्चा करने के लिए बोलता हूँ, तो उन्हें लगता है मेरे 2, 4, 5 हजार, 10 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे, पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा। स्टैंडी बनवाएंगे, 500, 1000, 2000 रुपये लगेंगे, पैम्पलेट्स बनवाएंगे, स्टिकर्स बनवाएंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, खर्चा नहीं है। इसको दिमाग में आप डाल लीजिए। नोट पे बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत काम देगा। सही तरीके से अगर आपने उसमें मैटर अच्छा छापा है, बढ़िया चीजें उसमें लगाई हैं, तो आपको बहुत बड़ी सपोर्ट और हेल्प देगा। कोरोना आप सभी को पता है, कोरोना के लेके मैंने एक सर्वे फॉर्म बनाया है। अगर आपके यहाँ चीजें नॉर्मलाइज हैं, इन द सेंस अगर आपको मार्केट में घूमने का मौका मिलता है और निकलने का मौका मिलता है, चाहे वो ऑफिशियल हो, शॉप्स वगैरह का हो, या अपना कहीं पे भी सोसाइटीज का हो, तो अगर आप ये कुछ बेसिक क्वेश्चन उन लोगों से पूछ लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको सामने से पॉलिसी मिल जाएगी। क्या हो सकते हैं वो क्वेश्चंस? एनी ऑफ योर फैमिली इन्फेक्टेड और नॉट? कोई फैमिली में इन्फेक्टेड हुआ था कि नहीं हुआ? कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ? या होम आइसोलेशन की जरूरत तो नहीं पड़ी? कोई मेडिकल एक्सपेंसेस कितना आया, कितना नहीं आया? कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं? क्लेम मिला नहीं मिला? जिस कंपनी से आपने पॉलिसी लिया था उस एजेंट ने आपको साथ दिया या नहीं दिया? आपको कोई आइडिया भी है कि हॉस्पिटल में कोरोना के लिए कितना क्लेम आता है, कितना पैसा लगता है? 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। आप सभी की नॉलेज के लिए एक चीज बता देता हूँ, अभी हमने हाईएस्ट क्लेम सेटल किया है 1,50,000 रुपए का कोरोना के लिए। कंपनी के लिए तालियां होनी चाहिए। 21 लाख रुपए का करीबन क्लेम पास करना, दैट इज फॉर कोरोना, हाईएस्ट क्लेम इन द इंडस्ट्री। किसी भी कंपनी ने नहीं दिया, स्टार हेल्थ ने दिया।
वो क्लेम 27 दिन तक पेशेंट एडमिट रहा है, उसको बीपी भी था, शुगर भी था। मुंबई का ब्रिज कैंडी कोई हॉस्पिटल है, बहुत माना हुआ हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर 27 दिन वो ट्रीटमेंट कराया उसने। करीबन 21 लाख रुपए का बिल कंपनी का पास किया है, 50 लाख का पॉलिसी था। तो दिस टाइप ऑफ हैवी अमाउंट कंपनी हैड पेड, ये बहुत बड़ी बात है। फॉर्मेट समझ में आया आपको? इसका एक हिंदी और इंग्लिश वर्जन, हमारे एक एजेंट है हमारे साथ जुड़े हैं, हेमंत जी, उन्होंने मुझे एक सर्वे फॉर्म बना के दिया, उनके लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। वो सर्वे फॉर्म भी आपको शेयर करता हूँ, वो बहुत ही शानदार है, ये फीचर्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और वो जो उन्होंने बनाया है वो भी आपको भेज रहा हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्वे, सॉरी, कोरोना सर्वे फॉर्म। कोरोना लॉकडाउन में आपका समय कैसे बीता? अच्छा, सामान्य, अच्छा या बहुत अच्छा? कोरोना लॉकडाउन में आपकी कमाई की स्थिति कैसी रही? नहीं हुई, ठीक रही या अच्छी रही? कोरोना में लॉकडाउन के समय परिवार का मेडिकल खर्च कितना हुआ? नहीं हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ? कोरोना के समय परिवार में किसी को भी मेडिक्लेम का लाभ प्राप्त हुआ या नहीं? हाँ, नहीं या मेडिक्लेम नहीं है? क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों की मेडिक्लेम पॉलिसी है? हाँ, नहीं या जानकारी चाहते हैं? कोरोना के समय परिवार में या करीबी रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हुई है? हाँ या नहीं? क्या मृत सदस्य को इंश्योरेंस का लाभ मिला है या नहीं? हाँ, नहीं या शायद? क्या आप इंश्योरेंस संबंधी कोई सहायता चाहते हैं या किसी को दिलाना चाहते हैं? हाँ, नहीं या जानकारी चाहते हैं? क्या आपको कोरोना कवच स्कीम की जानकारी है? क्या आपको लगता है इस फॉर्म में कोई बहुत ज्यादा समय लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसके पैम्पलेट छपवा लीजिए। आसपास शॉप्स होंगी, बहुत सारे ऑफिसेज होंगे, बहुत सारे घर होंगे, सोसाइटीज होंगी, सिर्फ ये टिक टिक वाले क्वेश्चन करने हैं। जो लोग भी आपसे जानकारी चाहते हैं, जो लोग भी मेडिक्लेम चाहते हैं, किसी को दिलाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम नंबर नोट करना है। बाद में टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेना है, बुक करना है, और या हाथों हाथ समझाना है। कितनी देर लगेगी सर? सर, हम कोरोना के लिए सर्वे कर रहे हैं, यस और नो? भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते? भगवान दास जी, अच्छा है खराब है, कोई मुश्किल है क्या? डिफरेंट है सर, लोगों को ना डिफरेंट करने की आदत बननी चाहिए। हमें कभी किसी चीज का रोना नहीं करना चाहिए कि अब कोरोना हो गया, अब ये दिक्कत हो गई, अब वो दिक्कत हो गई। वो दिक्कत है तो सारी जिंदगी चलेंगी सर। काम के तरीके निकालने हैं हमें। काम के तरीके क्या हैं वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ पुराने ट्रेडिशनल वेज भी हैं, जैसे मैं आप लोगों को गाइड करता था। केमिस्ट का काम सदाबहार काम है, खासकर ये 2 साल में जिसने भी केमिस्ट के काम में एंट्री करी थी ना, वो लखपति करोड़पति आराम से हो गया। क्योंकि और कहीं पे भी बंद नहीं होता रहे, लेकिन ये हॉस्पिटल, केमिस्ट की शॉप, नर्सिंग होम्स, दिन रात चौगुना तरक्की करी है इन लोगों ने, उठ पटांग तरीके से पैसा कमाया है। यहाँ पर पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था, यहाँ पर एनवेलप से प्रिंटिंग हो सकते थे। अगर एनवेलप पे अपना नाम प्रिंट करा के उनको दे देते, वो आपकी फ्री में एडवर्टीजमेंट कर देते। बहुत एनवेलप जो होते हैं ना खाकी रंग के, आपने ज्यादातर देखे होंगे, उसमें अपना नाम नंबर डाल के उनको कुछ शेयरिंग बेसिस पे उनके साथ डिस्कशन कर लीजिए। 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये पर पॉलिसी हम आपको देंगे, सिर्फ हमारा ये एनवेलप आप यूज करिए, और जो भी क्वेरी आएगी हम आपको शेयरिंग देंगे। आपको खुद भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। वो छोटे एनवेलप बड़े अलग होते हैं, मीडियम साइज अलग होते हैं, बड़े वाले अलग होते हैं। उन पैकिंग पे आपका नाम नंबर जाएगा, जो लोग भी रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं, और सामने से आपको कॉल आएगी। कोई एडवर्टीजमेंट की मारामारी नहीं है, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। ये भी बहुत लोगों ने किया है और बहुत बड़ा बिजनेस गैदर किया है। आपकी नर्सिंग होम में सेटिंग है, वहाँ कर लीजिए, हॉस्पिटल में सेटिंग है, वहाँ कर लीजिए, किसी भी केमिस्ट के पास सेटिंग है, उसको यूज कर लीजिए। बहुत पावरफुल टूल है, अभी भी लोग इस पे काम कर रहे हैं। सर एक बार फिर से दोहरा दीजिए, क्या बताएं, थोड़े से मैंने कस्टमर आ गए। बताया केमिस्ट की शॉप पे बात करनी है, उनसे कुछ ऐसी सेटिंग कर लीजिए, उनके एनवेलप्स के सैंपल ले लीजिए। 3 साइज के उनके एनवेलप्स होते हैं, जिसको कम दवाई देते हैं उसको सबसे छोटा देते हैं, जिसको ज्यादा दवाई देते हैं मीडियम वाला, जिसको और ज्यादा दवाई देते हैं उसको बड़े साइज का एनवेलप देते हैं। प्लस कुछ पॉली बैग्स भी आती हैं जो प्रिंटिंग ऑप्शंस में आती हैं, जिसमें दवाइयां रखने के लिए पॉली बैग भी यूज करते हैं एनवेलप के बाद। उन चारों चीजों के साइजेस ले लीजिए और अपना प्रिंट करा के दीजिए, जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट लिख के दीजिए, और केमिस्ट को बोलिए ये सारा पैकिंग मटेरियल मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, आपको तो यूज होता ही है, मार्केट से खरीदना पड़ता ही है, वो मत खरीदिएगा, मेरा नाम नंबर जाने दीजिए। जितना भी पॉलिसी उठेगा पर पॉलिसी मैं आपको 200 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दूंगा, इंडिविजुअल पॉलिसी पे ये दूंगा, फैमिली फ्लोटर पे ये दूंगा, वो आप सारी वर्किंग उसके साथ कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट वे में।
हर एरिया के अंदर 10, 20, 50 केमिस्ट की शॉप आपको आराम से मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत नॉमिनल खर्चा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत दीजिए, 200, 500, 1000 क्वांटिटी दीजिए, ताकि हर हफ्ते 10 दिन में आपको वहां जाने का मौका मिले, आधे घंटे 1 घंटे उसकी शॉप पे खड़े होने का मौका मिले। कोई पैम्पलेट वगैरह भी उसकी शॉप पे रखना चाहें तो वो अलाउ करता है तो रख दीजिए कि हर दवाई के साथ ये पैम्पलेट भी साथ में दे दें। आपका काम दिन रात चौगुना तरक्की में बढ़ जाएगा। आपको बैठे बैठाए वहां से लीड मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको शुगर पेशेंट डायरेक्ट मिल जाएंगे, आपको बीपी पेशेंट रेगुलर मिल जाएंगे जिनकी रेगुलर दवाइयाँ चलती हैं, और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो पोस्ट कोविड वाले थे, जिनको कोविड के बाद अभी लगता है हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, या वो लोग भी जो अभी कोविड की दवाइयाँ ले रहे हैं, अभी भी इन्फेक्टेड हैं, उनके घर परिवार में कोई ना कोई बंदा आइसोलेशन में है। केमिस्ट से बढ़िया सोर्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं केमिस्ट एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये 2 साल बहुत लोगों ने इससे पैसा कमाया है। जो लोग कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे वो जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा है या नहीं आशुतोष जी? यूजफुल तरीका है कि नहीं? सही है सर। सही है सर। सर आगे कोई लास्ट सैंपल है में तो कुछ सर समय उसको देंगे दिखा- क्या सर? हेलो हाँ जी, नितिन सर, लास्ट में कुछ समय देंगे मीटिंग के बाद? हाँ सर, 10-15 मिनट बिल्कुल देंगे सर, आराम से डिस्कस करेंगे। सर इसमें कोई अगर आपके पास सैंपल हो तो उसको थोड़ा नहीं सर, दिखा- कोई सैंपल नहीं है सर, हर आदमी अपने तरीके से करता है। 3 लाइनें लिखवानी है, नाम, जी। मोबाइल नंबर और नीचे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करें, हिंदी में, इंग्लिश में या अपनी लोकल लैंग्वेज में। ओके सर, ठीक। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है, पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी जो आप करना चाहें, जितना कम मैटर होगा उतना ज्यादा यूजफुल होगा। डिटेल कोई नहीं पढ़ना चाहता। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत यूजफुल तरीका है, अगर इसको आपने सही तरीके से यूज कर लिया। लोग कोल्ड कॉलिंग से घबराते हैं, कोल्ड कॉलिंग से हमारा डर खत्म हो जाता है। अनजान लोगों से कैसे मिलें, कैसे बात करें, क्या बात करें, फोन उठा के बोलते हैं ना, बात करते हैं। आपको दिन में 10-20 कॉल आती होंगी कहीं ना कहीं टेलीकॉलर्स की, जो कुछ ना कुछ आपको बेचते होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या कभी लोन ले लीजिए, कोई इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई पॉलिसी ले लीजिए। आपको पता है उन लड़कियों का कितना जबरदस्त स्किल डेवलप हो जाता है, उन्हें नो सुनने की हैबिट हो जाती है। और एक साइंटिफिक रीजन भी है, अगर आप 20 कॉल्स कंटिन्यू करते हो तो उसमें से 1 या 2 कन्वर्जन आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं, लेकिन वो आपका डेडिकेशन के साथ होना चाहिए और ऑन रेगुलर बेसिस होना चाहिए, विदाउट डिस्कनेक्शन। अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और पूरी ईमानदारी से कॉल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, किसी भी तरीके का डाटा हायर करके खरीद के, और 20 कॉल कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें 1 या 2 कस्टमर आपको इमीडिएट मिल जाएंगे। और अगर आपने 100 कॉल करी तो 3 से 4 कस्टमर कम से कम मिल जाएंगे जो सामने से बोलेंगे मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। आप लोग मार्केट में ढूंढते हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं, या पूछते हैं किसको बेचे, किसको क्या करें। आपके पास घर बैठे ही, लॉकडाउन में ऐसा टाइम था जिस टाइम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या अभी भी कुछ ऐसे एरिया ऐसे हैं जहां पर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन सिचुएशन है, कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन डाटा तो हर जगह अवेलेबल है। आप सिर्फ लोगों से डाटा अरेंज कीजिए, मुझे बिजनेस क्लास का डाटा चाहिए, मुझे सैलरीड क्लास का डाटा चाहिए, मुझे डॉक्टर्स का चाहिए, मुझे इंजीनियर्स का चाहिए, किसी भी टाइप का डाटा आप मार्केट से ले सकते हैं बहुत रीजनेबल प्राइसिंग में। 4-5 हजार रुपए के अंदर 1 लाख 2 लाख डाटा मिल जाता है। आप कम क्वांटिटी खरीद लीजिए, 25,000 50,000 खरीद लीजिए, 2,000 2,500 1000 रुपए में मिल जाएगा। आप घर बैठे कॉलिंग कीजिए, लेकिन अपने पर्सनल नंबर से नहीं करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि बाद में आप लोग कहेंगे कि आपने बता दिया और हमने अपने मेन नंबर से कॉलिंग कर ली और हमारा नंबर बंद हो गया। क्योंकि ट्राई की रूलिंग ऐसी है जिसमें डू नॉट डिस्टर्ब नंबर्स पे अगर आपकी टेली कॉलिंग गई तो आपका मेन नंबर बंद हो सकता है। कॉलिंग के लिए अलग नंबर लीजिए, अपना मेन नंबर अलग रखिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए। 10, 20, 50, 100 नंबर पे आपको कॉलिंग करनी है, जिससे आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, आपका डर खत्म हो जाएगा और उसमें से कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगा। आपको हर रोज 4-5 क्लाइंट मिनिमम मिल जाएंगे। अपने उस डर से बाहर निकलिए। जी, कुछ कहना चाह रहे हो भगवंतर जी? क्या बताया सर आपने, मेन नंबर कैसे बंद हो जाएगा? सर मेरा मेन नंबर आप सभी को पता है, 9818826521 है। अगर मैं किसी अनजान लोगों को कॉलिंग करता हूँ, अनजान वो लोग जिसके पास मेरा फोन नंबर सेव नहीं है, तो मेरा नंबर अननोन नंबर की तरह जाएगा। 5, 7, 10 नंबर, 15 नंबर, किसी ने भी मेरा नंबर सेव कर लिया एज ए टेलीकॉलर, एज ए फ्रॉड पर्सन, एज ए कुछ भी जो भी उनको लगे टेलीकॉलर लिख के, तो क्या होगा कि अगली 11वीं 12वीं कॉल जो मेरी जाएगी एज ए कॉलर की तरह जाएगी।
एज ए अननोन नंबर बिजनेस कॉल के लिए जाएगी। और मेरे नंबर पे अगर डू नॉट डिस्टर्ब का मैंने फैसिलिटी ले रखा है, DND फैसिलिटी मैंने ऑन किया हुआ है, और अगर ऐसी कोई कॉल चली जाती है तो वो पर्सन मेरा नंबर बंद करवा सकता है कंप्लेंट करके कि मेरे को अननेसेसरी मार्केटिंग कॉल्स आ रही है। तो आपका जो मेन नंबर है वो बंद हो जाएगा। तो कभी भी अपने मेन नंबर से कॉलिंग ना करें, एक कॉलिंग के लिए अलग नंबर लें। क्लियर हो गया भगवान दास जी? हो गया। ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये करना है, बहुत यूजफुल टूल है। आप खुद करें, बंदा रखें, लड़की रखें, इट्स अप टू यू, जो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन खुद करेंगे तो आपके स्किल्स डेवलप होंगी, ये गारंटी है। इसके बाद और क्या करना है, जो मुझे लगता है रेफरेंस कॉलिंग या रेफरेंस इनकम, ये इतना बड़ा टूल है कि आपका जिंदगी भर आपका डाटा कभी खत्म नहीं होगा। लोग आपको सामने से इनकम देंगे, सामने से बिजनेस देंगे। मान लीजिए मैंने आज 100 पॉलिसीज बेच दी, 50 पॉलिसीज बेच दी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात कर रहा हूँ कि सर प्लीज 2 रेफरेंसेस दे दीजिए, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ऑफिस में कोई ऐसे 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग दे दीजिए। वो क्यों देंगे मेरे को? अगर मैं उनको साथ में एक अपॉर्चुनिटी दे दूं, सर आपका 25,000 रुपये का प्रीमियम था, इस 1 महीने में ही मैं 100% वापस करा दूं तो चलेगा क्या? उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अगर मैं किसी को बोलता हूं आज आपका 25,000 रुपये का प्रीमियम दिया है, आपने 25,000 की पॉलिसी ली है और मैं 25,000 आपको इसी महीने वापस करा दूं, तो आपको चलेगा क्या? वो क्या बोलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? ये सर नो क्वेश्चन तो करेगा ना आपसे। उसको बोलिए मैं हर पॉलिसी, जितने भी आप रेफरेंसेस मुझे देंगे, अगर उन्होंने मेरे से पॉलिसी ले लिया तो मैं हर पॉलिसी पे आपको रेफरेंस इनकम दूंगा। आप 200 रुपये दे सकते हैं, 500 रुपये दे सकते हैं, 700 रुपये दे सकते हैं, 1000 रुपये दे सकते हैं, डिपेंड। इंडिविजुअल पे अलग दे सकते हैं, फैमिली फ्लोटर पे अलग दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका मॉनेटरी बेनिफिट जुड़ना शुरू हो जाएगा। वो आपको हर रोज 10-20 कस्टमर देना शुरू कर देगा, 5-10 नंबर देना शुरू कर देगा। मेरा नाम ले लेना और उसको ये पॉलिसी देनी है, उसके फैमिली में जरूरत है, उसके घर में क्लेम आया था, उसको ये जरूरत था। क्या होगा, आपकी मार्केटिंग वो बंदा करेगा। समझ पा रहे मेरी बात? जब तक हम उससे नॉर्मल रेफरेंसेस मांग रहे थे वो हमें नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको मॉनेटरी टर्म, फायदे वाली बात समझाई, समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस कॉलिंग पहले कोशिश कीजिए, प्यार से मिल जाए, व्यवहार से मिल जाए, नहीं मिलता है तो फिर उसको रेफरेंस इनकम समझाइए। ये टूल ऐसा है जिंदगी भर काम करेगा, आपके 100, 200, 500 कस्टमर को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ा सकता है, बशर्ते कि आपने उसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया और उनसे रेगुलरली टच में रहे। तो वो आपको इतना बिजनेस देंगे, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। जो नए लोग भी जुड़ते हैं उनको भी सेम रेफरेंसेस इनकम समझाइए। ये इनकम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से थोड़ा खर्चा होना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो देने में कोई दिक्कत है क्या? हेलो हेलो, अगर पैसा आ रहा है तो देने में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैनेज हो नहीं सकता नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें आने का रास्ता बनाना चाहिए। देने के लिए तो सारी दुनिया देती है, देना जब है जब पहले आएगा, बिना आए नहीं देना है कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। डोंट फोकस ऑन सेल। बहुत सारे लोगों का फोकस होता है सेल सेल सेल, सिर्फ सेल करनी है। हमेशा हेल्प करने का एटीट्यूड समझाइए, लोगों को बताइए आई एम द कंसल्टेंट, आई एम द एडवाइजर। मैं आपको वो सब चीजें गाइड कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल एजेंट नहीं करता है। उसका सिर्फ एक ही फोकस होता है, बस बेच दूं, पॉलिसी दे दूं, काट दूं, आज कल मिलना होगा नहीं होगा पता नहीं, 5 मिनट मिले, जल्दी से क्लोज करूं और चलूं। जब भी आप इस फोकस में रहते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम ना आपकी सेल नहीं होती, मैं आपको ये भी गारंटी करता हूँ। जब सिर्फ बेचने के पर्पज से आप जाते हैं कस्टमर को, एडवाइस नहीं करते, उसकी हेल्प नहीं करते, उसको ये नहीं समझाते कि ये चीज क्यों लेनी है, ये प्रोडक्ट क्यों लेना है, इससे आपका क्या बेनिफिट है, जब तक कोई भी सेल क्लोज नहीं हो। हमेशा दिमाग में लगा लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन सेल करते हैं, वर्चुअल सेल करते हैं या पर्सनल मीटिंग करते हैं, हमेशा अपना एटीट्यूड काम रखिए, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि आपके फेस पे वो लालची वाली फेस स्माइल नहीं दिखनी चाहिए। अगर वो कस्टमर 50 लाख की पॉलिसी ले रहा है तो आप इतने अट्रैक्टिव हो जाते हो, बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर, जल्दी से चेक दे दो, बस चले 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 जल्दी करे। वो एटीट्यूड से गाड़ी नहीं चलने वाली है। भगवान दास जी गलत कह रहा हूँ? 3 साल का पॉलिसी उठ रहा है सर, जल्दी से दे दो बस फटाफट से, सही है सर, निकलना है सर, मेरी मीटिंग है। सही है सर। आज नहीं करना है 32,000 आपका। साल की एक पॉलिसी निकल गई। हाँ सर मुझे पता है सर, मुझे बड़ा दुख है उस चीज का, लेकिन वो उस चीज के लिए भी गलती रही, वो मैं बताऊंगा आपको क्या रहा, टाइम ज्यादा लगा आपका उसमें। आपका फेस एक्सप्रेशन सामने वाले को ग्रीडी नहीं दिखना चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, बहुत बड़ा इसके फेस पे स्माइल
आपको इतना काम इतना नॉर्मल रहना है, ये कर लेंगे तो आपका बेनिफिट है सर, 3 साल तक आपको दोबारा पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो हूं ही आपकी सर्विस के लिए, आप एनी टाइम मुझे कॉल करके देख लीजिए, आई एम हेयर फॉर यू। हाँ, आपने कॉन्फिडेंस दिया, वहां बड़ी सेल आराम से क्लोज हो जाएगी। लेकिन आपके फेस पे ग्रीडीनेस या फेस पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया तो समझ लीजिए वो सेल आपकी लूज हो जाएगी। ओनली सेल्स का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कभी भी नहीं दिखना चाहिए। और कभी भी आप चेक लें, कैश लें, हमेशा ऊपर वाली पॉकेट में ना डालें। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे उसको लगता है कस्टमर को ये पैसा इसकी जेब में गया। हमेशा कोई बैग, कोई फाइल या फोल्डर होता है आपका, उसमें रखे उसका चेक, उसमें रखे उसकी पेमेंट, अगर कैश भी दी है। जिससे क्या लगेगा कि जो प्रोफेशनल एजेंट ये अपने जेब में पैसा नहीं रख रहा है, कंपनी में जमा कराएगा। लेकिन वही जब चेक आप अपनी जेब में डालते हैं, कैश अपनी जेब में डालते हैं, तो उसको लगता है मैंने गलती कर दी, ये कहीं अपनी जेब में तो नहीं डाल के ले गया सही में। ये इंप्रेशन मत दीजिए किसी को। बी प्रोफेशनल जब तक उसके यहाँ से नहीं निकलते हैं। और एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जब किसी के पास सेल्स के लिए मीटिंग के लिए जाते हैं तो कभी भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है हार्डली 5 से 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। लोग सारे जहाँ की कहानी करते हैं, पॉलिटिशियंस में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है, और जब क्लोजर की बारी आती है तो उसके पास टाइम खत्म हो जाता है। वो कह रहे हैं बस 5 मिनट है जी आपके पास, जल्दी बताओ मुझे जाना है। अरे आप पहले जिस काम के लिए गए हो पहले वो काम करना है। मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, चाय पीनी है पियो, 5-10 मिनट 15 मिनट बात करी, क्लोज किया और निकल लिए। जहां आपने आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा कस्टमर के साथ लगाए इधर उधर की बात करके व्यवहार बनाने में, वो सेल मैक्सिमम टाइम क्लोज नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएगी, उस दिन क्लोज नहीं होगी। अच्छा सर आज तो डिसाइड करेंगे, कल परसों में बताएंगे, 2 दिन बाद बताएंगे, 4। लेकिन जिससे लेना है ना वो जाते ही काम की बात करेगा, 10 से 15 मिनट में अपना प्लान समझेगा और डिसाइड करेगा, खत्म करेगा। आपको उस एटीट्यूड से काम करना है। मीटिंग लेनी है तो मीटिंग के हिसाब से जाना है। आगे बढ़ते हैं। 5 मीटिंग करनी है, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। 5 मीटिंग डेली, सिर्फ 5 मीटिंग। लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, सर आप लोग तो बोल देते हैं, हर मीटिंग में जाते हैं वो यही लोग कहते हैं 5 मीटिंग करनी है, 5 मीटिंग करनी है। 5 मीटिंग करें तो कहाँ करें, किसके पास करें, बंदे कहाँ से लाएं? सर नो, लोग तो बोलते नहीं बोलते, मैं भी वही बोल रहा हूँ। 5 मीटिंग करनी है सर रोज। सर एक तो होती नहीं है, 5 कहाँ से कर ले, बंदे ही नहीं है। ये सर नो, लगता है ना सभी को ऐसा। आज के बाद, इस मीटिंग के बाद मैं आपको ये गारंटी करता हूं, आपको 5 लोग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतने लोग मिलेंगे। अच्छा लगेगा बेकार लगेगा अगर 5 से ज्यादा लोग रोज मिले तो, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा ऐसे नहीं होगा। 5 लोग बहुत आसान है, बशर्ते हम लोग सोचे कि हमें 1 दिन पहले प्लानिंग करनी है। जब तक हम लोग अपनी एडवांस प्लानिंग में नहीं आएंगे कि मुझे कल जाना कहाँ है, बात किससे करनी है, मीटिंग किससे करनी है। अगर 5 लोगों से मीटिंग करनी है ना तो कम से कम 15 से 20 लोगों को कॉल करके 1 दिन पहले ही वर्किंग करनी पड़ेगी। आज 20 लोगों को कॉल करोगे तो कल 5 लोग आपको मीटिंग का टाइम दे देंगे। लेकिन अगर हमने आज 20 लोगों को कॉल ही नहीं किया तो क्या 5 लोग टाइम देने वाले हैं? हेलो हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिन लोगों को मैंने फाइनलाइज किया, जिन लोगों को मैंने वर्किंग की कि मुझे इन लोगों से मिलना है, इन्होंने टाइम दिया था, मुझे 1 दिन पहले उनसे बात करनी है और अगले दिन का टाइम लेना। मैं आपको गारंटी करता हूँ 4-5 लोग उसमें से आपको रोज मिल जाएंगे। यस और नो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन हम लोग आज में चलते हैं, 1 दिन पहले नहीं चलते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज क्या करना है वो आज सोचते हैं, 1 दिन पहले नहीं सोचते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उस पर करेंगे काम, बताता हूँ उसके लिए भी। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको अभी बता रहा था, डू प्रोस्पेक्टिव ऑलवेज। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग रोज नहीं करते हैं ना तो आपको लोग भी नहीं मिलेंगे। प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ज्यादातर लोग समझते होंगे लोगों को ढूंढना। यस और नो? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब अपने ग्राहकों को ढूंढना, ऐसे लोग जिनको हम लोग पॉलिसी बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है रोज, उसका एक बेसिक तरीका है। क्या तरीका था? जो मैंने आपको रजिस्टर की एक्टिविटी बताई, अपने मोबाइल नंबर की एक्टिविटी बताई, वो आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा आप जितने लोगों को भी पैसे देते हैं, जिससे भी आपका पैसे का व्यवहार रहता है, उन सभी को अपनी लिस्टिंग में आप डालते नहीं है, उनको डालना शुरू कर दीजिए। उनको ब्रॉडकास्टिंग, उनको नॉर्मल मैसेज, उनको नॉर्मल कॉलिंग, उन सभी को अपना विजिटिंग कार्ड, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद पैसे देने। जैसे मेरे घर में प्रेस वाला आया तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, हाँ भाई अपनी फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं? पता है ना बहुत सस्ते में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, और मैं हेल्थ इंश्योरेंस करता हूँ, ये मेरा कार्ड है।
पैसे देने से पहले अगर उसको आप वो चीज दोगे ना तो उस कार्ड को पहले वो जेब में डालेगा। ठीक है बाबूजी, कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, ये सर नो। लेकिन अगर हमने पैसे दे दिए उसके बाद हम कोई बात कर रहे हैं तो क्या वो रुकेगा? वो क्या मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मेरे को इधर करना है उधर करना है। ये सर नो, ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं पंसारी की दुकान पे कोई सामान लेने जाता हूँ, कोई बड़ी शॉप में सामान लेने जाता हूँ, जब तक मैं पैसे नहीं दे रहा जब तक वो मेरी सारी बात सुनता है। जैसे ही मैंने अपनी बिल की पेमेंट करी, सर थोड़ा आगे बढ़ जाइए, वो पीछे वाले को भी देना है, उसको भी कुछ सामान लेना है। ये सर नो, होता है कि नहीं होता? मेरी बात हाँ समझ जी पा सर। रहे हैं कि नहीं? जिसको भी पैसा देना है, ये गांठ बांध लीजिए आज से। उस हर एक आदमी को आप पहले अपना विजिटिंग कार्ड देंगे, अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद उसको कोई पैसा देंगे। जिस दिन ये गांठ अपने दिमाग में बांध ली तो हर आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि ये आदमी ये काम करता है। फिर आपकी एडवर्टीजमेंट आप खुद कर रहे हैं। दिक्कत तो यही है, हम लोगों को बताते ही नहीं है कि हम करते क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज है, ना हमारे पास विजिटिंग कार्ड होता, ना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे पास समय होता। देते हैं और चल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं करना है। पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना कार्ड देंगे, बताएंगे कि क्यों जरूरी है, वो सारी बात आपकी सुनेगा। वो आपको सामने से ही बोलेगा आज तो बिजी हूँ, संडे को आ जाना, दोपहर में आ जाना, शाम को आ जाना। उसी टाइम उसका कार्ड लेना है, उसी टाइम उसका डायरेक्ट नंबर लेना है। ये सर नो, आपको प्रोस्पेक्टिंग की कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, आप पूरे दिन में 10, 15, 20 लोगों से रोज पेमेंट करते हैं, छोटी से लेके बड़ी तक। उन 10-20 लोगों को रोज नाम नंबर लेना है, इसमें डाल लीजिए। जितने लोगों से भी मिलेंगे नाम नंबर लेंगे और शाम को आके अपने उस रजिस्टर में उसको डाल देंगे कि इससे आप कब मिले थे, कहाँ मिले थे, बस स्टैंड में मिले, रेलवे स्टेशन में मिले, किसी दुकान में मिले, या कहीं पे भी मिलना हुआ, उनके नाम नंबर, रोज नंबर आपके ऐड होने चाहिए। अगर आपने 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उनको फोन कर लिया ना, हाँ यार उस दिन मिले थे आपसे, आप कह रहे थे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, आप तो कुछ लिया कि नहीं लिया अभी तक, तो वो आपको टाइम देना शुरू कर देगा, आपकी प्रोस्पेक्टिंग में ऐड होता रहेगा। आपने नहीं लेना, अपने फैमिली में बताओ, किसी को लेना हो, फ्रेंड्स में लेना हो, एक बार बताइएगा मैं ये काम करता हूँ, आपका काम बढ़ेगा। आपकी प्रोस्पेक्टिंग कभी खत्म नहीं होगी, आपके लोग कभी कम नहीं होंगे, बशर्ते ये काम करें। आप पार्ट हो गए हैं। अभी हमने ट्रेडिशनल वेज सीखे हैं। मैं जानना चाहूंगा, अभी तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ पूछना भी है, बात भी करनी है। प्लीज 1 बाय 1 अनम्यूट कर सकते हैं। पहले ये बताइए कि अगर ऐसा करने से कुछ अच्छा होगा या खराब होगा? बेस्ट होगा साहब, बहुत अच्छा होगा इससे। हाँ जी, अच्छा होगा। थैंक यू भगवान दास जी। एनीबडी, किसी को कोई और कंसर्न लगा हो या पता हो ये सब चीजें आप पहले से कर रहे हैं फिर भी आपका काम नहीं हो रहा हो, ऐसा कुछ हो किसी को, तो वो भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है ना अच्छे व्यूज हैं, कुछ खराब भी व्यूज हो सकते हैं। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं पहले से? जो कोल्ड कॉलिंग एक्टिविटी है, कोल्ड कॉलिंग एक्टिविटीज के लिए कहाँ से नंबर लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? आप गूगल यूज करते हैं? गूगल देखा है आपने? जी जी। मोबाइल में एक ऑप्शन आता है डाटा वेंडर्स नियर मी, लिखिए, उसमें टाइप करिए या मुंह से बोल के आप लिख सकते हैं डाटा वेंडर्स नियर मी। तो आपको इतने डाटा वेंडर्स के नाम नंबर दे देगा, आप कॉल करते करते परेशान हो जाएंगे कि किससे डाटा लूं किससे नहीं लूं, कौन ज्यादा अच्छा दे रहा है, कौन खराब दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, कौन नहीं। कुछ भी चीज लिख के नियर मी लिख दीजिए, जो भी आपको चाहिए। डाटा वेंडर्स हो सकते हैं, डाटा सप्लायर्स हो सकते हैं, या अलग अलग तरीके के लोग आप गूगल से ढूंढ सकते हैं। उन लोगों से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, वो आपको चार्जेस बताएंगे, डाटा का सैंपल देंगे, और आपको अच्छा लगता है डाटा तो उनसे खरीद सकते हैं आप। वो आपकी मेल पे, व्हाट्सएप पे आपको डाटा भेज सकते हैं, जिस भी तरह का डाटा चाहिए। आपको किसी शॉपकीपर्स का चाहिए, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का चाहिए, आपको बिजनेसमैन का चाहिए, आपको सैलरीड पर्सन का चाहिए, कैटेगरी यू डिसाइड। आप जिस कैटेगरी का नंबर मांगते हैं वो कैटेगरीज आपको मिल जाएगी। एनीबडी, और कोई ऐसी चीज? कुछ मिस्टर विजय जी थे, कुछ पूछना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे? सुनील हाँ सर। सर जी, हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी बोलिए अरे नरेश जी, अंकित जी बोलिए। सर, मैं चाहता था सर, इस पे एक मीटिंग रखी जाए एक दिन, कोल्ड कॉलिंग के ऊपर लाइव दिखाया बताया जाए कैसे हमने रखी थी सर, वो आप बेटर थे है। नहीं उस दिन। हाँ हाँ। हाँ सर, मैं स्टैंड नहीं कर पाया, पूरी पूरी कर नहीं पाया। हाँ, तो उस यस दिन सर। हमने, हमारे पास एक स्पेशल बंदा जुड़ा था, सुमन, शायद काफी लोग उसमें जानते होंगे। उसने क्रॉस कॉलिंग यस। लाइवली करके दिखाया। आप फिर बोलेंगे तो हम लोग दोबारा रखेंगे, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जिससे आपको जितने भी डाउट्स हैं कोल्ड कॉलिंग को लेके, बातचीत को लेके, डिस्कशन को लेके कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, वो सब चीजें उसमें आपको प्रॉपरली
समझ में आ जाएंगी। इवन कुछ लोग अगर नोट करना चाहेंगे तो उसको नोट भी कर सकते हैं, डिटेल उसके स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने अपने मोबाइल में, वो ऑप्शन भी। और कोई चीज? सर हाँ सर मैं भगवान दास सर जी एक भगवान चीज दास जी। जानना चाह रहा हूँ, डिजिटल जो मार्केटिंग है ना अपनी, इसकी वेबसाइट बनाने के लिए इस विषय में मैंने क्या है कि अपने हिमांशी को भी निवेदन किया था कि भाई कोई हमें एक स्थान बताइए। जैसे आपने पहले पोस्टर बनाने के लिए मुझे एमपी का नंबर दिया, एक तो इस विषय में मेरे को सपोर्ट की आवश्यकता है। कोई जैसे पोस्टर के लिए आपने कहा था पहले, आपने कोई पोस्टर बनाए तो वो आप हमें व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं ताकि अपन पोस्टर बनवाएं, जो अभी आपने सजेस्ट किया था मेडिकलों के आसपास नहीं लगवा सकते। सर्वे सर फॉर्म वो आप डालेंगे? सारा मटेरियल मिल जाएगा, उसके लिए कोई इशू जी नहीं है। वो सब चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। मेन कंसर्न इज जी है कि करना क्या क्या है। डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो मैं अभी तो एक जो अभी हमने सिर्फ ट्रेडिशनल वेज डिस्कस किए हैं। आज इस मीटिंग को हम लोग जी यहीं कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट कल इसको हम नेक्स्ट वर्जन इसका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी आप लोगों के लिए भी बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। कुछ लोग हो सकता है बोर हो रहे हो, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये सब पुरानी जी चीजें जी बता रहे हैं, ये सब जी तो हमें पहले से पता था। मे बी ऐसा भी लोगों का ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि वो जो चीजें है ना ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या क्या चीजें हैं, बहुत ठीक डिटेल मैंने वर्किंग करी है ठीक सर है। आप लोगों के लिए। और वो चीजें ऐसी हैं, जी एक बार जी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी तो आप उनको यूज करना शुरू कर देंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी में आपको स्लाइड दिखा के खत्म करूंगा तो वो उस दिखाने नहीं का नहीं समझाने का कोई पर्पज नहीं रहेगा। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, तो एक कल का समय और कंटिन्यू कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल वेज आप लोग उम्मीद करता हूँ काफी कुछ चीजें सीखे होंगे, समझे होंगे। एक बार ऑनलाइन वेज को भी मैं आपको रिव्यू कराऊंगा और बहुत डिटेल में। वो इतना बड़ा टूल है कि आपकी वर्किंग को मल्टीपल टाइम फोल्ड कर सकता है। आप समझते हैं कि अगर ट्रेडिशनल वेज को मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, आज भी उस पर कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि अगर मेरा बिजनेस आज मैं 100 पॉलिसीज करता हूँ और ट्रेडिशनल में काम करता हूँ तो मैं 200-300 करने में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन अगर वही एफर्ट्स मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगाता हूँ तो मेरी जो वर्किंग है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। 500 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना इजीली बढ़ सकती है। ये पावर है डिजिटल प्लेटफॉर्म की। तो आपको दोनों वेज कंटिन्यू रखने हैं। आपको ट्रेडिशनल वेज पर भी काम करना है और अपने आप को अपग्रेड करना है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इतना बड़ा टूल है सर, उसको छोड़िएगा मत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मीटिंग के लेके अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बाद में सेशन भी रखिएगा। तो एक बार इसको वो कर लेते हैं, इसको यहीं सर से आगे विनोद बोल रहा है, कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर। आपने कहा था कि वो लीगल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, सारे इंश्योरेंस कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है इसमें? नहीं सर, इसमें नहीं हो सकता ऐसा। मैंने बोला कि हमारे यहाँ कुछ एजेंट ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल एजेंसीज हैं। अच्छा, जिनके पास है वो कर सकते हैं केवल? जिनके पास है तो वो कस्टमर के पास जब जाते हैं, मिलते हैं, तो वो सारी चीजें बेच सकते हैं। नॉट इवन ओनली हेल्थ इंश्योरेंस, वो लाइफ भी बेचे, हेल्थ भी बेचे। कहीं ना कहीं पैसा आने से मतलब है सर। मैं तो पैसे में बिलीव करता हूँ लोगों के साथ। ओके सर। जी, एनीबडी सर, और किसी ने कुछ करना हो, पूछना हो, कोई ट्रेनिंग में कुछ फ्लॉ लगा हो, कुछ कमी लगी हो, या कोई ऐसी चीज मुझे कुछ और अपग्रेड करना चाहिए था, बताइए। पहले तो ये बताइए ट्रेनिंग समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को 5 साल इस फील्ड में लगाना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी 50 साल इसी फील्ड में चलना चाहते हैं धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी? 5 साल अच्छे हैं या 50 साल अच्छे हैं? तो सर 5 साल। 5 साल अच्छे हैं, तो 5 साल के लिए वो मेहनत भी करनी पड़ेगी विवेक जी। बहुत क्लियर कट फंडा है। अगर अपनी लाइफ को एक स्टेबल लेवल पे लेके आना है तो 5 साल मोर देन सफिशिएंट है। मैं भी इसी चीज में बिलीव करता हूँ और आप लोगों को भी बोलता हूँ कि सिर्फ 5 साल लगा लीजिए, अगले 50 साल घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मैं भी कुछ टाइम से थोड़ा स्लो हो गया था, आज वापस कॉन्फिडेंस आया है। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करूंगा जो मैंने आज कोशिश करी आप लोगों को गाइड करने की, इसमें से कुछ चीजें भी अगर आपने सही तरीके से फॉलो अप कर लेना तो आपका रूटीन बन जाएगा। आपको फुर्सत नहीं मिलेगी काम करने की, आपको रूटीन में लाना है सर जी। सर नया अपडेट क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे सर? क्या चीज सर? पॉलिसी में कुछ नया अपडेट आया है सर, उसके साथ बताएं, क्योंकि मैं बीच में सर अटेंड नहीं कर पाया था कोई भी, तो सर वो तो मीटिंग में ही पता चलेगा।
नहीं मतलब आना पड़ेगा सर हमारी मीटिंग में, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं आशुतोष जी, मैं आपको ये बोलूं कि मैं सारे प्रोडक्ट के नहीं, वो अपडेट बात सही। आपको शॉर्टकट में बता दूंगा, आपको नहीं समझ में आएंगे, ये बात को आपको समझना नहीं, पड़ेगा। नया प्लान आया है सर कि किसी में मतलब changes हुई है, बस इतना सर पता 12 है। प्लान आ चुके हैं नए, विवेक जी को पता है। ओके सर। 12 प्लान आए हैं, जो लोग भी रेगुलर मीटिंग में नहीं आते हैं उन सभी को बता रहा हूँ, 12 ऐसे नए प्लान आए हैं, इतनी बड़ी नई नई स्ट्रेटजीज आई हैं जो लिसन शायद, सर, और सर, कईयों के रेट चार्ट भी चेंज हो गए हैं, प्लान भी चेंज हो गए हैं, पुराने प्लान नहीं काम करेंगे। कोई बात नहीं सर, एक चीज केवल मेरे को ये बता दीजिएगा कि वो टोटल का सर 1 पेजर कम से कम सेंड कर दीजिए, मैं उसको पढ़ लेता हूँ एक बार, देन मीटिंग पे ज्वाइन कर ही लूंगा सर। सर मेजर चेंज एफएचओ में है, पुराना एफएचओ का रेट चार्ट नहीं चलेगा। दूसरा ओके चेंज मतलब बड़ा है सर कि घटा है? बड़ा है सर, बड़ा है, बड़ा है बड़ा है सर, गया है ना? प्रीमियम अच्छा, बड़ा है। ठीक है सीनियर सर। सिटीजन भी अपने फैमिली मेंबर्स ऐड हो गए हैं उसमें, पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं एफएचओ पॉलिसीज में, पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स इन लॉ को भी। ओके सर। हाँ, इसके अलावा जो सुपर टॉपर प्लान है उसके अंदर 2 साल का यंग स्टार सर, यंग स्टार में कुछ चेंजेस आए हैं सर? नहीं, यंग स्टार में चेंजेस नहीं है। ओके 12 प्लान का तो मजाक कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि थोड़ा प्लीज मीटिंग में आते रहिए, क्योंकि चीजें ऐसे चेंजेस हैं जो जनरली आपको पता होना चाहिए। कभी आप गलती से पुराने प्रीमियम में कोई पॉलिसी क्लिक कर लें और जब लॉगिन करने बैठे तो हम आपको बोले सॉरी ये तो पुराना प्रीमियम है, ये नहीं हो पाएगा। तो वो परेशानी आपके लिए भी है और आपके कस्टमर के लिए भी, वो आपको ये समझेगा कि आप अपडेटेड नहीं है। आपको अपना सर ऐप्स पे तो सर अप टू डेट हो गया होगा ना आइटम, और इस पर सब अप टू डेट है ना सर उसका? बिल्कुल मैं तो उसी को खोल के, मैं और तो सर उसी को ओपन करके दिखाता हूँ सर कस्टमर को, वहीं से प्लान करता हूँ। अच्छी बात है सर। Correct. एक और ऐप मैंने आप लोगों को बताया है, एजेंट ऑक्स, एजेंट ऑक्स, AUX, एजेंट ऑक्स। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर प्लान के फीचर्स भी आते हैं प्रीमियम के साथ साथ, जब PDF में किसी को भेजते हैं। शॉर्ट ऑप्शन स्टार का ही ऐप है सर? हाँ जी, स्टार का ऐप है, स्टार का ही है? नहीं सर, ऑल कंपनीज ऐप है, आपको हेल्प मिलेगी। आपके पास और भी कंपनी के प्लान हैं आपके पास, तो सभी कंपनी का प्रीमियम यहाँ निकाल सकते हैं, इवन कंपैरिजन भी कर सकते हैं और कोटेशन भी भेज सकते हैं प्रोफेशनल एजेंट्स की तरह। सर अभी तो ऑप्शन नहीं है सर, कंज्यूमेबल आइटम्स का ऑप्शन अभी नहीं आया है। अभी जो FHO प्लान है रिवाइज होने वाला है, इसमें कई सारे नए फीचर ऐड हो रहे हैं, तब शायद उसमें आ जाए। अभी किसी भी प्लान में कंज्यूमेबल्स ऐड नहीं है, कंज्यूमेबल्स का पैसा तो कस्टमर को देना ही पड़ता है। वैसे अगर FHO प्लान के अगर फीचर्स अपडेट हो जाए तो फिर एक तरीके से बेटर प्लान हो जाएगा, जैसे क्योंकि अभी पुराने उसके जो फीचर्स है वो ओल्ड फीचर्स है। अभी प्रीमियम बढ़ाया है कंपनी ने और सिर्फ मेंबर ऐड किए हैं, सीनियर सिटीजन्स को, पेरेंट्स को ऐड किया है। लेकिन जैसे ही इसमें अब प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, अब फीचर्स बढ़ेंगे इस प्लान के, तो वो फीचर्स अगर अपडेटेड आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जल्दी होने वाला है चेंजेस, इंटरनली हमें अपडेट है कंपनी की तरफ से कि उस पर काम चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे रीसेट जेन्युइन हो जाए, रीस्टोर वाला फीचर जेन्युइन हो जाए, कंज्यूमेबल्स कवर हो जाए, कुछ और नई चीजें कंपनी इसमें ऐड कर दे जो अभी तक बाकी चीजों में नहीं है। बेसिकली अगर जैसे FHO के अंदर थोड़ा प्लान में जान और भी आ जाएगी कि अगर अब जीरो होने वाली अगर उसमें कंडीशन हट जाए ना, वही बोल रहा हूँ, रीस्टोर जेन्युइन कर दें यंगस्टर की तरह, तो अपने आप अनमैचेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। और भले वाला राइडर ले आए आपका, और चीजें ऐसे ऐड कर ले जो किसी भी प्लान के अंदर नहीं है, वर्ल्ड वाइड कवरेज दे दे, कुछ भी हो सकता है। नोबडी नोज कंपनी क्या सोच रही है, उस चीजों पे अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते जो अभी है नहीं सामने। प्रीमियम जैसे अगर हम अभी प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम तो भी सभी के कंपैरेटिवली सेम आ गया अभी FHO को भी, जैसे पहले कम था, थोड़ा पहले कम था, ऑलमोस्ट। कहीं ये भी दिक्कत है, CHI से भी महंगा है कहीं कहीं प्रीमियम। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो हमारा एक्सपेंसिव हुआ करता था, आजकल वो सस्ता है और FHO महंगा है। कहीं कहीं ऐसा भी कंपैरिजन है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लाइन में 3 साल से मैंने ऑलमोस्ट सभी कंपनीज का देखी हुई है सारी, मेरे को इसलिए मैं भी कहीं पे जॉब भी करता हूँ साथ में, वो भी करता हूँ अपना कोड लेके भी। बहुत बढ़िया, तो मेरे को वो एक्सपीरियंस है सारी चीजों का। आप तो शायद सारे प्लान में काम कर चुके हैं ना अनमोल जी, मैं गलत नहीं हूँ तो? यस सर। हाँ, मुझे याद था आपके बारे में, तो आपको काफी अच्छा एक्सपोजर है, आप उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे भी वही क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 5 साल इस इंडस्ट्री में लगाने हैं या अगले 50 साल जॉब करनी है? सर मैं तो पूरे टाइम लगाने के लिए तैयार हूँ, बट ये है कि अभी मेरा
जो भी है धीरे धीरे करना है, स्टार्ट कर रहा हूँ अपना के अलग से भी साथ साथ में आपको केसेस जिस हिसाब से निकालता आपको रहूं। नो हाउ है ना, आप बेटर कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी 5 साल वाली वर्किंग में आ जाइए, अगले 50 साल नहीं लगाने पड़ेंगे। तो जी प्रशांत जी ओके सर। बोलिए। हाँ नहीं, दो क्वेरीज थी। फर्स्ट क्वेरीज ऐसी थी कि समझो किसी को कोरोना हो गया है, हाँ, जी तो उसको अगर पॉलिसी लेनी है, उसको जी उसका टाइमिंग कितने महीने के बाद वो पॉलिसी ले सकता है? सर, नॉर्मली 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स का टाइम है। अगर किसी को कोरोना इन्फेक्टेड पहले हो चुका था तो 3 महीने कम से कम निकल जाने चाहिए, और वो भी अप्रूवल बेस्ड पॉलिसी मिलेगा। कंपनी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कि उसको किस वजह से, कोरोना के साथ साथ कई सारे सिम्टम्स भी होते हैं, किसी को बीपी शुगर भी होता है, किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू हो गया था, वेंटिलेशन पे गया था, या क्या कंसर्न हुआ था, उसका डिस्चार्ज समरी शेयर करना पड़ेगा। अगर वो नॉर्मल क्योर होके ठीक हो गया तो 3 महीने के बाद नॉर्मली कंपनी से अप्रूवल मिल जाता है, पॉलिसी मिल जाती है। लेकिन अगर किसी को साथ ज्यादा कंसर्न था तो हो सकता है कंपनी उसके केस में 6 महीने का टाइम भी लगा दे, 6 महीने के बाद दे या नहीं दे, मना भी कर सकती है। अच्छा, दूसरा इसमें था और दो था कि अभी जो वेटिंग पीरियड था ना इस पॉलिसी ने, इसमें किसी का 15 डेज का, तो 15 डेज है कि अभी 30 डेज है उसमें कोरोना के लिए? सर, जिन्होंने ये- पॉलिसी मार्च तक लिया था हाँ। उसके लिए 15 दिन का टाइम था। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स कोई भी पॉलिसी ले रहा है उसमें 30 डेज का टाइम है। ठीक है। और दूसरा, हाँ, और दूसरा एक था कि मेरे डिस्कस हो रहा था तो उसमें अभी अभी किसी किसी को क्या होता है कि कोरोना तो हो गया, लेकिन क्या हो गया, किसी का माइल्ड रहता है, तो क्या है, होम आइसोलेशन में वो मीन्स बंदा ठीक हो जाता है, उसको मीन्स हॉस्पिटल में जाने की कोई सर, जरूरत उसके नहीं लिए होती। डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो कई लोगों के पास प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन होता, ना कोई ऐसी डिटेल होती, तो वो विदाउट डिस्क्लोजर करके भी पॉलिसी ले सकता है। उसको होम डिस्क्लोज आइसोलेशन करेंगे, हाँ, होम आइसोलेशन को डिस्क्लोज की जरूरत नहीं है। जरूरत है, नहीं तो बाद में कुछ ऐसे इशू नहीं आएगा ना, समझो कुछ अभी कभी समझो इशू नहीं कभी आएगा। सर, नहीं बेसिक नहीं कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज मैं आपको गाइड कर देता हूँ। कभी भी कोई भी ऑक्यूरेंस हो, इवन कोरोना ही क्यों ना हो, पॉलिसी लेने के बाद आप प्रीवियस कस्टमर को ये समझाइए कि प्रीवियस डिस्क्लोजर ना दे, जो हुआ है मेरे को आज हुआ है, तो कभी भी पॉलिसी में दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम जब आती है जब कस्टमर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, या ज्यादा नॉलेज डॉक्टर को दे देता है कि ऐसे मेरे साथ 2 महीने पहले, 6 महीने पहले भी हुआ था, लेकिन पॉलिसी में डिस्क्लोजर नहीं करवाया हुआ, तो उसको प्रॉब्लम आती है। कंपनी उसके पेपर्स मांगती है और फिर वो पीईडी की तरह ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, प्री नहीं एक्जिस्टिंग तो डिजीज का हाँ, क्लॉज लग जाता है। हाँ, तो अभी इसमें यही था कि समझो अभी नॉर्मली क्या होता है कि समझो कोई आदमी समझो एडमिट हो गया, तो हम्म अभी तो वो थोड़ा डरा हुआ रहता है इसके इश्यू के बारे में। अगर हम्म डॉक्टर से सामने से पूछे जो कोविड हुआ था क्या, नहीं तो कभी कभी बंदा का कैसा होता है कि थोड़ा घबरा के भी बोल देता है, सच बोल देता मैंने है। क्या बोला सर, अगर वो बोलेगा तो पॉलिसी खराब होगा कि नहीं होगा? तो बेटर क्या है, अगर समझो किसी को समझो होम आइसोलेशन में भी है तो डिस्क्लोज करना बेटर है क्या, कैसा सर, है? अगर उसके पास डॉक्टर एविडेंस है, कुछ लोग होम आइसोलेशन में भी डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, उसकी प्रेस्क्रिप्शन पेपर्स वगैरह सब उनके पास होता है, एनटीपीसीआर रिपोर्ट्स होती है जिसमें कोरोना पॉजिटिव वो हुए हैं, वो सब हाँ कुछ सबमिट करेंगे तो 3 महीने के बाद हम लोग दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। लेकिन विद इन 3 मंथ्स के अंदर कोई लेना चाह रहा है और हमें देना है पॉलिसी, तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि होम आइसोलेशन या कोरोना का डिस्क्लोजर नहीं देना, ना अभी देना है ना कभी बाद में, ओके। गाइड करना है। यू गॉट इट माय पॉइंट? मैं समझा पा रहा हूँ आपको? नहीं नहीं वो ठीक है, वो तो है। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, हम पॉलिसी देना चाहते हैं, वो भी लेना चाहता है, हाँ लेकिन उसको हाँ बता दो सभी कंपनी के अंदर ये लॉ है, पहले 3 महीने पॉलिसी नहीं मिलेगा सर, 3 महीने हाँ। वेट करिए, या तो डिस्क्लोज करेंगे तो पॉलिसी नहीं, उसके बाद ही मिलेगा। ठीक है ना? सर जो क्वेश्चन था ना, जो डोर टू डोर, जो शॉप टू शॉप था ना, वो कोरोना के बारे में हमने डिस्कस किया था ना, हाँ कि हाँ, किसी को हुआ था, वो जरा भेज देंगे क्या? तो उसमें थोड़ा मैं वर्क कर दूंगा मैं पर्सनली। अब मैं फॉर्मेट भेजता हूँ सर आपको। ये जो फॉर्मेट है, हेमंत जी अगर हमारे लाइन पे हैं, साथ में हैं, तो उनको दोबारा अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये फॉर्मेट बनाया है, कैसे भी बनाया, लेकिन बहुत काम का फॉर्मेट है, उसको यूज कीजिए। मैं आपका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, दोबारा आप सभी को भेजूंगा उसका, तो उसको यूटिलाइज कीजिए जहाँ जहाँ भी कर सकते हैं। इवन जिन लोगों से भी मिलना होता है ना, उसको उस कोरोना का सर्वे फॉर्म में साइन करवा लीजिए, लिखवा लीजिए किसको हुआ था किसको नहीं हुआ था, बहुत काम आएगा। नहीं वही जी। अभी नहीं, मेरे एक अलग कॉन्सेप्ट में काम करना चाहता कि 2 किलोमीटर रेडियस के में काम करना है, तो मेरे का इसको मैं बना रहा हूँ, मेरा खुद का मैं बना रहा हूँ। कर हाँ, सकते हैं जो सर, जो जहाँ कुछ पे आप बनाए तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि हाँ नॉलेज हाँ बांटने से बढ़ता है सर। क्या पता आपका कॉन्सेप्ट किसी और एरिया में, किसी और प्लेटफॉर्म पे काम आ जाए, नहीं नहीं, वो वहां पर किसी भी के लिए कोई भी हो और। जाए, नहीं वो मेरा भी ऐसा है, मैंने भी पहले देखा था, लेकिन वो पूरा मेरा ही ऐसा ही नहीं है, मैंने भी कहा से थोड़ा सा उसको मैं ग्रैब किया हुआ है। हाँ हाँ, हाँ, तो तो ऐसे ही उसको होता मैं है। थोड़ा उसको मैं ये ये मार्केटिंग की करूंगा। यही चीज होती है सर, कुछ आप में से, कुछ किसी और में से,
कुछ कहीं और से लेके उसको रिफाइन किया जाता है। दैट इज ए रेगुलर प्रोसेस, जिसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट एनीबडी, किसी और ने कुछ डिस्कस करना हो? हाँ, सुनील सरस्वती जी हैंड रेज किया हुआ है, सौरभ पांडे जी हैंड रेज किया हुआ है। नमस्कार Please बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को जैसे कॉल करता हूँ या किसी से पर्सनली मिलता हूँ, जी। पॉलिसी के बारे में बताता हूँ, तो वो बंदा समझ लेता है, देख लेता है, फिर मुझसे कहता है भाई अगले महीने कराऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी फिलहाल पैसा नहीं है, ये नहीं है, या तो बहाना बना रहा है या वो कराना। क्या प्रॉब्लम है सर, ये इस तरह से क्यों करते सर और फिर उसका उसको कब जी। उसका फॉलो अप करना है सर, क्या करना है फिर उस कंडीशन में? सर जो आपको 1 महीने की कहानी सुना रहा है ना, उसके 2-3 तरीके होते हैं। या तो आपकी प्रेजेंटेशन में जान नहीं है, पहला सर। तरीका, पहला रीजन ये हो सकता है, या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी जरूरत नहीं है, या जी। उसके पास फंड्स का इशू है जेन्युइनली, या कहीं ना कहीं वो आपसे नहीं लेना चाहता, वो किसी और से ले लेगा, आपसे नहीं लेगा। कई बार हम लोग ऐसी चीजें फैमिली में ट्राई करते हैं, फ्रेंड्स में ट्राई करते हैं, वो सामने तो अच्छे दिखते हैं लेकिन वो प्रोफेशनली आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते। आपको ये जज करना पड़ेगा उसकी फेस रीडिंग देख के, उसके बात करने के एटीट्यूड को देख के और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के। आप समझ जाइए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी पॉलिसी में, ना आप में ना आपकी पॉलिसी में। जब तक सर कोई मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास और भी एजेंट हैं, मेरे फार्म दे गए हैं, इन्होंने उनसे ली ना मेरे से वो ली लोग उन्होंने। बहुत सारे लोग तो कोटेशन लेने में बिलीव करते हैं, लोगों से नॉलेज ग्रैब करते हैं, एजेंटों को बुला बुला के उनसे सीखते हैं प्लान। क्या पता वो एजेंसी लेने के चक्कर में होते हैं, या किसी को अपना धाक जमानी होती है, किसी को कुछ करना होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना होता है, तो उसके लिए वो हर कंपनी के लोगों को बुला बुला के प्लान समझते हैं। डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट क्या है। सर मैंने किसी को समझाया था इसी तरह। ऐसे लोगों को सर फिर फॉलो अप में क्या करना है, या फॉलो अप लेना है ऐसे लोगों सर का या पहले नहीं तो लेना आपको बॉडी लैंग्वेज समझनी है। बॉडी लैंग्वेज आप लिख के डालिए कि बॉडी लैंग्वेज कैसे जज करते हैं। यूट्यूब में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कैसी होनी चाहिए, और जो आपका कस्टमर का रिएक्शन है वो अगर ऐसे करेगा तो आपको क्या प्रेटेंड करना है, कैसे बात करना है, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, आपकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं आप? सर मेरे साथ भी सर ऐसा हुआ कि कस्टमर को काफी कुछ समझाया, नॉलेज ले लिया उसने सब मेरे से, और पॉलिसी बाजार से पॉलिसी खरीद लिया सर। जी सर। तो अक्सर ऐसा बहुत सारे कस्टमरों को मिलते हैं कि सारा नॉलेज बुला करके सब कुछ, मतलब एक सप्ताह मतलब पूरा सारा कॉन्सेप्ट एक एक पॉलिसी पे बात किया उन्होंने। हाँ। काफी टाइम भी दिया मैंने उनको, और लास्ट में पता चला कि उन्होंने पॉलिसी बाजार से बोल रहे हैं कि मैंने पॉलिसी परचेज किया, उसका कॉपी भी लिखा है, और बोल रहे हैं क्यों हुआ? आशुतोष जी ऐसा आपको लगा, जज किया आपने कि ऐसा क्यों हुआ? लास्ट में मैंने उनसे कंक्लूड मतलब पूछा भी कि आपने क्यों ऐसा किया, तो उन्होंने यही बताया कि आपसे वो सस्ता दे रहा था, वहां मेरे को सस्ता पड़ा तो वहां से ले लिया। ये भी रीजन होता है, और एक रीजन और भी होता है सर, जितना रिगरस फॉलोअप पॉलिसी बाजार वाले करते हैं ना, हम लोग नहीं करते सर। इस चीज को मान लीजिए आप लोग। अगर गलती से आपने अपने नंबर से पॉलिसी बाजार पे सिर्फ एक बार कॉल कर दी ऐसे ही चेक करने के लिए, तो आपको 50 कॉल अगले 10 दिन तक आएंगी ही आएंगी। एक बंदा नहीं 50 लोग कॉल करेगा, और इतना इरिटेट कर देगा, या आप तो लेने वाले होंगे तो पॉलिसी ले लेंगे, और नहीं लेंगे तो उसको ब्लॉक करना शुरू कर। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आके भी पॉलिसी ले जाते हैं, या सिर्फ बात सुन लेते हैं, और उनकी जो टेक्निक्स है, उनकी जो समझाने का तरीका है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एजेंट से बेटर है, नॉर्मल एजेंट से बेटर है। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। दे आर वेल ट्रेंड। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बुराई नहीं करता उनकी, लेकिन कभी भी पॉलिसी बाजार को आपने हैंडल करना हो तो एक ही चीज पे करिए। मैंने भी सर बात किया पॉलिसी बाजार पर, तो पॉलिसी बाजार वाले सर एक साथ 8-10 कंपनी का तुरंत सर सब कुछ बता देते हैं। मतलब जैसे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आप अपना केवल डेट ऑफ बर्थ बताइए और बाकी सारा कुछ जो है इतना जल्दी सर बता देंगे कि क्या बताएं, सारे फीचर सब कुछ मुश्किल से 10 मिनट से आपका माइंड जो है वो बता देंगे। एक आपको एक टैक्टिक सिखाता हूँ, मैं तो रोज सीखता हूँ, आप लोग को भी बताता हूँ। कभी किसी कस्टमर के पास जा रहे हो ना, और आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेनी हो, आप कुछ भूल रहे हो, कुछ याद नहीं आ रहा है, किसी और से बात करने का समय नहीं है, तो किसी भी टाइम पॉलिसी बाजार पे कॉल करो और उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले लो। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, गारंटी करता हूँ। इवन उसके साथ साथ 1-2 कंपनी के प्रोडक्ट और सीख लो। अपोलो में क्या है, HDFC में क्या है, ICICI में क्या है, वो आपको सब फीड कर दे, और उसको बोलो अच्छा अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या होगा? नॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नॉलेज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? उसको अलग तरीके से यूज करो। सर लेकिन अगर बातें आपकी सही है,
है सर या बात नहीं? ही आपकी सही है, लेकिन पर्सनल नंबर से कभी फोन नहीं करना चाहिए उन्हें भी। वो नहीं तो है तो यार, मेरे साथ तो आपको काफी किसी कुछ हो अलग गया है नंबर सर। से करना है, नहीं तो हाँ, बहुत परेशान हो और जाओगे, बहुत कॉल आएगी। दैट इज काफी वेरी हाँ, पसंद करते हैं। एक और चीज बताता हूँ एट लास्ट, जो भी पॉलिसी बाजार का कोई कंसर्न है, आपके कॉम्पिटिटर में पॉलिसी बाजार हो, आप नॉर्मल एजेंट है, किसी कस्टमर से मिल रहे हैं, वो कहता है मैं आपसे क्यों लूं, मैं पॉलिसी बाजार से क्यों नहीं लूं, वहां मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा है, ईएमआई ऑप्शन भी मिल रहा है, क्योंकि वो लोग ईएमआई में विदाउट इंटरेस्ट फ्री ऑप्शन देते हैं, ईएमआई में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है उनका, पता है कि नहीं पता है ज्यादातर लोगों को। यस सर। तो उनको एक ही तरीका है, उनको बोलिए सर मेरे को आप कॉल मिलाएंगे, मैं विद इन 5 to 10 सेकंड्स में आपको कॉल पिक करूंगा, आपको घर के आसपास हो, आपको सर्विस दूंगा। एक बार पॉलिसी बाजार के सर्विस सेंटर में कॉल कर लीजिए। सेल्स के लिए तो आपको हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे बेचने के लिए, लेकिन जब आपको कोई सर्विस से रिलेटेड कोई कंसर्न है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लेम लेना है, फॉर एग्जाम्पल कोई करेक्शन करानी है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कॉपी नहीं आई है, ऐसे कुछ भी काम के लिए एक बार सर्विस सेंटर नंबर पे कॉल कर लीजिए सर, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 1.5 से 2 घंटे की वेटिंग है, और उसके बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि आपका फोन पिक होगा कि नहीं, और उसका रेस्पॉन्स भी मिलेगा कि नहीं। क्लेम स्टेटस के बारे में उनको जीरो नॉलेज है। करेक्शंस के बारे में अगर जिनसे बात करते हैं तो 10 से 15 दिन का मिनिमम टाइट है, मिनिमम। क्या हम लोग उनसे बेटर नहीं हो सकते क्या सर्विस में? हेलो हेलो, हमारे यहाँ Yes, sir, क्लेम के better टाइम होंगे। में हम लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। सिंगल पर्सन कांटेक्ट वैसे बेटर रहता है अगर देखे कंपनी वाइज। और आप तो उसमें हैं अनमोल जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? क्या सर्विस No, सेंटर sir. में टाइम लगता है कि नहीं लगता उनके? यस सर, बेसिकली अगर हम देखते हैं जैसे अगर पॉलिसी बाजार की बात करें, पॉलिसी बाजार में हम कॉल करेंगे, पहले किसी एक ने उठाया, दूसरी बार कॉल करी, फिर किसी एक ने हर उठाया, बार कोई नया बंदा हर मिलेगा बार आपको। उसको बार बार अपनी स्टोरी समझानी पड़ेगी हमें हाँ, कॉल करके, तो उस yes. चीज में वहां पे दिक्कत है बेसिकली वहां पे। ये और बहुत बड़ा सिंगल दिक्कत है, आपको कोई डेडिकेटेड पर्सन नहीं मिलता है पॉलिसी बाजार में। सिंगल पर्सन कांटेक्ट में हम एक ही पर्सन से कांटेक्ट करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम समझ भी जाएगा, एक बारी में हम उसका रिजोल्यूशन भी जल्दी करवा देंगे आगे से। सर आधा घंटे पौने घंटे की नॉर्मल वेटिंग है सर्विस से रिलेटेड कॉल में। सेल्स में कोई वेटिंग नहीं है, सेल्स इमीडिएटली कांटेक्ट हो जाती है सेल्स में, कोई भी सेल्स क्वेरी है तो। यस और नो अनमोल जी, ऐसे ही होता है कि नहीं? यस तो ये डिफरेंस है, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। उसकी सर्विस पे बात कीजिए, उसकी सेल्स पे बात मत कीजिए। सेल्स पे आप उनको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है, जेन्युइनली उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है, और पूरे दिन में उनकी कॉल्स भी 100 200 500 कॉल्स होती हैं, जिसमें उनको बताते बताते अच्छी नो हाउ हो जाती है। कंप्यूटर सामने होता है, डिटेल सामने होती है, पढ़ना होता है और बताना होता है। हम लोगों आप लोगों की तरह नहीं कि बिना देखे हम लोग प्लान बता रहे होते हैं। हेलो हेलो, Yes, sir. ज्यादातर लोग हमारे लोग ऐसे हैं जो लैपटॉप या यूज नहीं करते, पीपीटी यूज नहीं करते, बिना पीपीटी बिना प्लान ब्रोशर्स के प्लान एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो हमारे में और उनमें ये डिफरेंस हमेशा। यस, एनीबडी, कुछ और डाउट, कुछ और क्वेरी, कोई और ऐसी चीज जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, इस मीटिंग में कोई कमी रही हो, या इस सर, मीटिंग में कुछ और अपडेट करना हो, प्लीज बोलिए। सर हाँ नहीं, मैं थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि मैंने एक वीडियो था, मैं आपको अभी शेयर भी किया है, और वो आदमी का मैं थोड़ा सा एक सेमिनार में भी अटेंड किया था। अच्छा, तो उसमें उन्होंने एक किया कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी को भी क्लाइंट को भी, चाहे सेल्स में, इंश्योरेंस में, हम लोग क्या करते हैं कि हम सोल्यूशन देने की बात करते हैं सिर्फ ज्यादा करके। देखिए हम लोग का ज्यादा क्या टाइम होता है कि हम सोल्यूशन तो बता देते, हम लोग वो नहीं उसको बता देते कि उसका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए, तो हम लोग ना कि क्या कर सॉल्यूशन रहे पे। हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि समझो आधा घंटे की मीटिंग है ना, तो 5 मिनट सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, और 20-25 मिनट है ना उसका सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए उसको हम लोग करना उल्टा चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करना उल्टा चाहिए। प्रॉब्लम पे ज्यादा बात करना चाहिए, सॉल्यूशन पे कम बात करना तो चाहिए। सामने से वो बोले कि यार, वो बोले कि यार इसको किसका भी, हाँ, अगर हम लोग प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करेंगे ना, तो हमको है ना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो इश्यू आते हैं ना 90% की ना बाद में कर लूंगा, मैं 1 महीने के बाद कर दूंगा। कुछ लोगों के होते हैं प्रॉब्लम्स की, उनके पैसा नहीं होता है, जेन्युइनली प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो बहाना होता है ना कि यार मैं बाद में कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो बहाने होते हैं, वो अलग पता चलते हैं। हाँ, तो वो अगर हम लोग पहले से काउंटर कर लें, पहले से चीजें कर लें, तो उसके बाद हाँ, ऑप्शन नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वो एक कर देंगे ना, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट के ज्यादा बेहतर आने की कोशिश है, और वो भी चीज में मैं पर्सनली मैं उसमें काम करने वाला उसमें पूरा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज बताई आपने। थैंक यू प्रशांत जी।
और सर और मैंने आपको वीडियो उसका है, एक वीडियो भी मैं शेयर भेजा है, करूंगा 2 मिनट सभी का को। वीडियो है, 2 मिनट का हाँ वीडियो मैंने आपको भेज दिया है मैंने वो। ठीक है सर, मैं सबको शेयर करूंगा सर, जरूर देखिएगा। मैंने ये वीडियो शायद देखा हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया था इसका। हेलो इसलिए मैं सर। बात कर रहा हूँ जी। अगर anybody? जैसे अगर कोई बजट की बात करता है कि बजट हमारा नहीं है, तो हम उसको ये भी चीज कर सकते हैं कि अब हमारे पास ईएमआई फैसिलिटी है कि ईएमआई बनवा लो सर, सिंपल है, बिल्कुल अपना क्वार्टरली EMI में ईएमआई काम करवा कर लो। सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करा सकते हैं। फिर अपने क्रेडिट कार्ड से वो खुद EMI करा सकता है। ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, सारे प्लान्स में EMI अवेलेबल है। वेरी करेक्ट। किसी के भी हेलो जैसे सर। अगर बजट सर एक क्लाइंट से मेरी बात हुई थी, तो वो बजाज अलायंस से भी उसका कोई एजेंट उससे कांटेक्ट करा। मनोज जी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है सर। हाँ अब आ रही है सर। सर मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी पॉलिसी के हाँ रिगार्डिंग, जी तो उसको मैं यंगस्टर बता रहा था, लेकिन वो बजाज अलायंस से उसकी बात हुई थी। ये बोला गया कि है ना, कोविड का जो भी होगा ना, वो हाँ आप आज पॉलिसी लेंगे और आज से ही आपकी वो कवर हो जाएगी। तो ऐसा तो किसी पॉलिसी में नहीं होगा ना सर? नहीं सर, किसी में भी नहीं होता। ये सिर्फ सेलिंग उनकी सेलिंग टेक्टिक्स है, होता नहीं है एक्चुअली। सभी कंपनीज में 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। लोग झूठ यस बोल सर। देते हैं या कुछ भी मिस कन्वे कर देते हैं। ये टेक्निकली रॉन्ग है कि कोई भी हाँ कंपनी डे वन से कवर नहीं करती, चाहे वो है कोई भी कंपनी का प्लान क्यों ना हो। सर, ये मैंने उसको बिल्कुल ये चीज बताई कि पहले 15 दिन में कवर होता था, और कोरोना की जो स्पेशल पहले आज चलती थी कोरोना कवच भी, हाँ जी अब उसमें भी 15 दिन से हाँ उसमें पहले भी कवर था नहीं होता था उसमें भी। जी। और अब कंपनी ने सबने 30 दिन कर दिया, लेकिन सर वो मानने को तैयार नहीं था। सर क्या चीज? वो फंसे लोगों को तो बहुत कुछ नहीं समझा सकते। यही बता सकते हैं जो फैक्ट है, तो वो ये है। बाकी आप जिस पे ट्रस्ट करना चाहें उस पे कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके सर, थैंक यू। जी एनीबडी सर, और कोई ऐसी चीज? सर आपकी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं था, जिससे ट्रेनिंग वगैरह की सूचना मुझे नहीं मिल पाती थी। मैंने हिमाक्षी मैम से बोल दिया है, हो सकता है उन्होंने मुझे ऐड कर दिया हो। उनके जो मैसेज अच्छा आते थे सर वो तो मुझे मिल जाते थे, लेकिन आपकी लिस्ट में नहीं था मैं सर। सर, तो मुझे आपने जो दोबारा ट्रेनिंग मैसेज कर कराई है। दीजिएगा, मैं दोबारा चेक कर लूंगा। क्योंकि मेरे पास लिस्ट रेगुलरली अपडेट होती रहती है। कुछ व्हाट्सएप का ऐसा वर्किंग आया है जिसकी वजह से आप अगर मेरा नंबर सेव नहीं करते हैं, मेरे को रिप्लाई नहीं करते हैं, तो मेरे मैसेज आपके पास जाएंगे ही नहीं। मेरी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट काम ही नहीं करेगी। नहीं सर, आपका नंबर मेरे पास सेव है। हिमाक्षी मैम ने देखा था, चेक किया था, उन्होंने बताया भी था कि योगेंद्र सर की हाँ लिस्ट में आपका नाम है नहीं, मिस हो गया है। हो हो सकता सकता है है उन्होंने सर, ऐड हो कर सकता दिया है। हो, तो मुझे आप मुझे कंफर्म नहीं है नंबर सर। पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं दोबारा ऐड कर लूंगा। कोई ऐसा इशू नहीं है सर। ठीक है सर, आप चेक करके देख लेना। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा, मैं जरूर चेक कर लूंगा। ठीक जी सर। एनीबडी? तो मैं समझूं आज की मीटिंग कुछ यूजफुल रही, कुछ वर्थफुल रही, और आप लोग कोशिश करेंगे इसको कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए। हेलो हेलो, प्लीज सर रिप्लाई हेलो चाहिए हेलो एनीबडी? और व्हाट्सएप पे हेलो प्लीज सर रिप्लाई करिएगा कि आज की मीटिंग का रिव्यू हेलो क्या था, क्या सर इसमें आज और बहुत अपडेट हेलो करना चाहिए। प्लीज बोलिए। हाँ सर, आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई सर, बिल्कुल एक अलग ही सब्जेक्ट रहा। हाँ सर, ये जरूरी होता है, कभी कभी प्लान से हटके कुछ करना चाहिए। और ये जरूरी है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कि हमारी क्या कमियां हैं एटलीस्ट पता चलनी चाहिए। वो एक कहावत भी है ना कि जिस परिवार के अंदर अगर रिस्पेक्ट ना हो, सही गलत के बारे में इंस्ट्रक्शन ना मिले, तो वो जो पेड़ है, वो पौधा है, वो पर्सन है, वो मुरझा जाता है। उसको यही नहीं समझ में आता वो क्या करे क्या ना करे। तो एक सही मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड कर सके कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। करना नहीं करना वो सब आपके हाथ है। तो वही काम है सर, कोशिश करना कि आपको एक डिफरेंट लेवल तक नॉलेज देना। चॉइस आपकी, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो सभी चीज प्रॉपरली गाइड ओके करिए ओके सर, फोकस करिए। ओके सर। जी तो आई थिंक मीटिंग समझ में आया होगा, वर्थफुल रहा होगा। किसी को कोई भी ग्रजेस रहे हो या किसी भी तरह की कोई कमी रही हो तो प्लीज मुझे शेयर करें। अच्छा रिव्यू भी दें, गलत रिव्यू भी दें, अननेसेसरी अप्रिशिएट ना करें। मेरी बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है, कुछ कमी है तो वो जरूर बताएं। अच्छा ही तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन कुछ कमी भी है ना तो वो प्लीज शेयरिंग करें। शेयरिंग इज ऑलवेज बेटर, कहीं ना कहीं अपग्रेड करने में हमेशा अच्छा होता है। तो आई सिंपल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप। मुझे प्लीज बताएं, मीटिंग का रिव्यू दें, कुछ अपडेट करें। और कल हम इस सेशन को अपडेट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसमें ऑनलाइन पोर्टफोलियो के ऊपर जानेंगे। ऑनलाइन काम क्या होता है, ऑनलाइन में कैसे कैसे हम अपने टूल्स को यूज कर सकते हैं, क्या ऐसे टूल्स हैं जो हम अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा काम नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर कर लेंगे तो अनलिमिटेड वॉल्यूम है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस लेवल का वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हैं।